Okay, can we start now? तो एनर्जी इज बैक इन द क्लास. चलो अब करेंगे शुरुआत फिर से एक बार, उसी जोश उसी एनर्जी के साथ. अब मैं कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों. पहली बात तो दुनिया में एक स्ट्रैटेजी थी जिसका नाम है फाइनेंशियल. क्या बोला मैंने? नहीं, मेरी आंखों में देख लीजिए. हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है. हम नहीं, आपको समझना है तो सुनेंगे, नहीं समझना तो कोई सुनेंगे नहीं. देख, तुम अपना जो अधिक ज्ञान है अपने पास रखो. और जो हौला कुछ भी बोलता है, सुनो रे. ए चिंटी, मेरे पास देखो यार. तुमको मुझसे ज्यादा मोबाइल इंपॉर्टेंट लगता है? अब चालू है. देखो, हम सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. अगर मैं आपको फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी पढ़ा रहा हूं तो गलत हो जाएगा. मैंने तो आपको फाइनेंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं. अगर ये कोई डॉक्टर्स अगर पढ़ने वाले होते हैं और इंजीनियर होते तो मैं बताता डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है. एफएम का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है मैं कौन? क्योंकि आईपीसीसी में आपने एफएम सब्जेक्ट को पढ़ा है जिसमें यू नो व्हाट इज फाइनेंस. जेटली जो कर रहे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाते भारत के लिए. आज सभी से मेरा एक सवाल है, ऐसे कोई डिसीजन बताओ, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बताओ जो फाइनेंस मैनेजर करता है. कितना डेट चाहिए, कितना इक्विटी, कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मैनेजर. नंबर 2 सुनना, कितना डिविडेंड देना है, कौन डिसाइड करेगा? उधारी का पीरियड 30 दिन का चाहिए 60 दिन का, कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंस. सुन के लो, असेट को खरीदना है या लीज पे लेना है, कौन डिसाइड करेगा? अब जरा फाइनेंस मैनेजर जो होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. बताओ वजह क्यों? क्योंकि फाइनेंस हर किसी डिपार्टमेंट को लगता है, इसलिए हर कोई डिपार्टमेंट फाइनेंस से अपने आप को हमेशा कोऑर्डिनेट करवाता है. And it is the responsibility of finance manager as well to have a good communication with all the managers to know what they exactly need, what they exactly want, कितना पैसा चाहिए. क्योंकि if I am the finance manager, okay, and I don't know anything, any requirement of any of the manager, how can I make a financial strategy? If I want to make a sound financial strategy, I should know the requirements of every manager. इसलिए financial strategy को बनाने से पहले मैं सब strategy से बात करता हूं. बोलो बोलो कितनी रिक्वायरमेंट है, बताओ. पैसा किसको लगता है? मार्केटिंग को लगता है. पैसा प्रोडक्शन को लगता है. पैसा इन्वेंटरी को लगता है. पैसा सेल्स को लगता है. पैसा ट्रांसपोर्ट को लगता है. हर किसी को चाहिए. कौन देगा? इसलिए फाइनेंस मैनेजर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट. सुन लेना, आज आपको मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था. लिक्विडेशन जब कर रहा था, बताओ उसका एग्जाम्पल का नाम क्या है? सुभिक्षा. याद करिए, सुभिक्षा के एग्जाम्पल में मैंने आपको तब कहा था सुभिक्षा मर गई है. इसकी वजह से नहीं कि उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, मर गई है क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपेंशन किया था बैंक से कर्जा ले लेके. हुआ एक समय पे बैंक का कर्जा जो लिया था, बोलो, उसका इंटरेस्ट हो गया ज्यादा, आमदनी हो गई कम. ऐसे समय पे क्या होगा? कंपनी को लिक्विडेट करके बैंक का पैसा भरना पड़ा. दोस्तों, एक कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अगर अच्छा होता है ना, वो आसमान छूती है. और जो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी खराब होता है ना, वो सुभिक्षा बनती है. भाई और बहनों, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का अगर एग्जाम्पल आप एग्जामिनेशन में सुभिक्षा लिख दोगे ना, वो आपका दीवाना हो जाएगा. क्योंकि उसको क्या चाहिए? रियल लाइफ लिख रहा है. ही हैज एक्सप्लेन्ड द मीनिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग गुड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी. तो ये जो वर्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी थी वो सुभिक्षा की थी. वैसा नहीं होना चाहिए. और कोई बोलेगा मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अच्छी क्यों होना चाहिए? तुझे यही समझा नहीं सुभिक्षा कि इतना लोन मत लेना कि जितना तू चुका भी नहीं सकता. समझा क्या नहीं? उनका प्रोडक्ट वाज ऑसम, प्राइसिंग वाज ऑसम, स्ट्रेटेजी एवरीथिंग वाज ऑसम, बहुत सही ट्रैक पे थे, पर फाइनेंस को समझ नहीं पाए. इतना लोन ले, आप सभी समझते हो फाइनेंस देंगे तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ेगा और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी चढ़ेगा. तो एक समय आमदनी हो गई कम, देने के लिए कुछ बचा नहीं, तो कंपनी की चलती दुकानें बंद करवाई है. पीपल वांटेड टू बाय बट दे कुड नॉट सेल बिकॉज द कंपनी वाज लिक्विडेटेड, बिकॉज बैंक डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू. समझ में आ रहा है? तो क्या समझा आपको सर अब तक? फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है. एक
सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके उनके हिसाब से बनाती है, बहुत सारे फैसले लेती है, जैसा डेट कितना, इक्विटी कितना, लिक्विड असेट कितना चाहिए, कैश कितना चाहिए, बैंक कितना चाहिए, इन्वेंटरी में पैसा कितना, लीज कितना, असेट्स कितना, आपको डिविडेंड कितना देना है या बोनस कितना देना है, उधारी का पीरियड कितना करना है, ये सारे सवालों के जवाब किसके पास होते हैं? फाइनेंस मैनेजर के पास में। भाई और बहनों, इसी के साथ में मेरा फाइनेंस पढ़ा के हुआ नहीं। एक डेट और इक्विटी के बारे में पूछता, बताओ कितना रेशो होना चाहिए इनके बीच में? कौन सा रिस्की है? जिन्होंने एफएम पढ़ा बताएंगे क्यों? कमाऊं ना कमाऊं, इंटरेस्ट देना है। इक्विटी में तो मेरे शेयर मतलब वो ओनर हो जाएंगे, तो मतलब क्या हुआ? कमाएंगे तो देंगे, पर अगर आपको अपने ओनर्स और शेयरिंग बहुत बढ़ाना नहीं है, उसका भी अपना डिसएडवांटेज है। तो इसलिए बहुत सारे इक्विटी होल्डर कर लें तो सब अपना प्रॉफिट खा लेंगे, अपने क्या बचेगा? इसलिए 2:1 मेंटेन करते हैं, 2 डेट 1 इक्विटी। सर ये क्यों पढ़ा है? तो फाइनेंस में और क्या पढ़ाऊंगा सर, ये तो एफएम में पढ़ा है तो वही पढ़ाऊंगा वापस। बोले क्यों? तो बोले और क्या पढ़ाऊं? तो ये तो सब सुना सुना सा लगता है, इसीलिए अब सुनिए, जल्दी से समझ ही आ रहा है। अगर ये डॉक्टर को पढ़ाता ना तो पहले तो डेट का डेफिनेशन होता, डेट, व्हाट इज डेट, व्हाट इज इक्विटी। आज के साथ आपके दिमाग में प्री फिटेड सब है। आपने एफएम की क्लास की, आपको ये मुझे लिक्विड फंड्स क्या होते हैं और डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है, बैलेंस शीट, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन बिकॉज आपको पता है, इसलिए जल्दी हो रहा है। पर उतने जल्दी आपके दूसरे स्ट्रेटेजी खत्म नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज आप उस एरिया के नहीं हो। फाइनेंस हमारे खून खून में, रग रग में है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछता हूं, नहीं पूछू क्या? बताओ, मैं फाइनेंस मैनेजर, या आपके पापा फाइनेंस मैनेजर है आपके घर के और आपकी मम्मी है, आप बताओ मम्मी और पापा फाइनेंस का स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, या फिर जब चाहे जितना खर्चा करते हैं? कभी अपने मां बाप को फाइनेंस का स्ट्रेटेजी बनाते समय आपके घर का स्ट्रेटेजी कैंशन जितना मर्जी करे ठोक दो, ये ले लो वो ले लो, ऐसा नहीं। जब भी आप अगर बात करेंगे कि मुझे गाड़ी लेना है, घर लेना है, बंगलो लेना, कुछ भी बात करना है, तो उनका एक प्लानिंग होता है एंड दे स्पेंड अकॉर्डिंगली। अगर मान लीजिए आज 25 लाख कमाए, इस साल में 50 लाख कमाए एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं कि पापा 50 लाख उड़ा देंगे। पापा को पता है 2 साल बाद बेटी की शादी, 3 साल बच्चे का एजुकेशन है, उसके लिए प्लानिंग आज से हो जाती है। कितना इनफ्लो होगा और कितना आउटफ्लो होगा, इसका कैश फ्लो पापा मन ही मन बना लेते हैं। तो पापा खुद ही कैश फ्लो बनाते हैं, हमें कभी सिर्फ इजारा नहीं होता। बराबर बोल रहा हूं? तो उनके दिमाग में प्लानिंग होती है कि कितना पैसा आने वाला है और कब कब कितना लगने वाला है। तो बताओ फोरकास्टिंग जरूरत है कि नहीं? क्यों? बेटे की शादी कितने साल में होगी ये पापा को, हर पापा को मालूम है, और बेटे का एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगने वाला है ये पापा को सोचना ही पड़ेगा। अगर यही नहीं पता होगा तो प्लान कैसे करेंगे? तो पहले स्ट्रैटेजी बनेंगे, पहले फोरकास्टिंग होगा। सोच के जवाब दे दो। अरे मुझे पता ही नहीं मेरी आमदनी, इनकमिंग फ्लो कितना होगा और आउटफ्लो कितना होगा, तो मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कैसे? तो मुझे फोरकास्ट करना होगा, मुझे प्रोजेक्टेड इनफ्लो और प्रोजेक्टेड आउटफ्लो पहले कैलकुलेट करना होगा, अकॉर्डिंगली फिर मैं डिसाइड करूंगा। अच्छा बताओ, एक फाइनेंस मैनेजर अच्छा है आपके मन में कब आता है? जब वो 2 अच्छी चीजें करे, प्रोक्योरमेंट और डिसबर्समेंट, जब दोनों अच्छे से करता है। उतना नहीं लेना चाहिए जितना पैसा जरूरी नहीं, और उतना कम भी नहीं होना चाहिए कि जितना जरूरी था है नहीं। आपने कभी सुना होगा वर्ड ऑप्टिमम? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होना चाहिए। अच्छा बताओ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा रह गया तो क्या गलत है? नहीं ना, अच्छी बात है ना। अरे उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर है। तो अगर मान लीजिए मैं पैसा कमा रहा हूं, आज मेरा खुद का फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अच्छा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इजहार कर रहा हूं इस पूरी क्लास। वजह है मैं कमा तो रहा हूं, पर मुझे आज मेरे पास में आइडल फंड्स पड़ा हुआ है बैंक में विदाउट इंटरेस्ट का, जिसका कोई मतलब नहीं है। कहां पे है? दे देंगे ना, वाह वाह, क्यों नहीं देंगे? आपके लिए तो कमा रहा हूं, ढोक लो। नहीं चल रहा है। आज मेरे बैंक में जो पैसा होगा, और वो मान लो 80 लाख रुपीस है, अगर वो 80 लाख से और वो बैंक में पड़ा है, आप बताओ ना, एफएम के स्टूडेंट अगर 15 दिन से वो पैसा बढ़ा तो कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। वो करंट अकाउंट में कोई फायदा नहीं है, मतलब मैंने लॉस करवा लिया। काय का लॉस है? वो तो मेरा ही पैसा है। सर वैसा नहीं सोचते, लॉस ही तो है आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपका अपॉर्चुनिटी हो रहा है, मतलब पैसे कमाने वाला ही इंसान आगे नहीं जाएगा। जो कमाने के बाद में उसका राइट डिसबर्समेंट करता है वो बंदा आगे जाएगा। कमाने वाले इंसान आए तो बहुत लोग कमाते हैं, पर सबको संभालना और सबको इन्वेस्ट करने नहीं आता है। तो इसलिए हमारे घर वाले हमेशा करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, पैसा कमाने का भी और पैसा सेव करने का भी। आपको मालूम है एक इंसान जिंदगी में पैसे वाला कब बनता है? एक, जब उसके पैसा उसके मेहनत से ज्यादा पैसा कमाता है। क्या बोला? पैसा पैसे से ज्यादा? बताओ पैसे से पैसे कमाता है कि नहीं इंसान? कैसे?
मतलब स्वप्निल पाटनी क्लासेस अगर साल का यहां पे कुछ पैसा एक्स अमाउंट कमाता है और वो पैसा अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, इन्वेस्ट लैंड ले रहा हूं, गोल्ड ले रहा हूं, शेयर्स ले रहा हूं, कुछ भी ले रहा हूं, एफडी कर रहा हूं, ये सारा इन्वेस्टमेंट, मुझे आप बताओ मैं पैसा वाला कब बनूंगा? क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूं ना, ये तो पैसा आना ही चाहिए, पर जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसका भी पैसा आना चाहिए। अगर वो इन्वेस्ट किया पैसा, उसका प्रॉफिट अगर मेरे ये रिकरिंग इनकम से ज्यादा होने लगा ना, मतलब मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा। वापस से बोलता, अगर आपको भी बड़ा बनना तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एक आदमी की कैसी होना चाहिए? मतलब जो कमा रहा हूं ना, तो जो कमा कर मैंने सेविंग की है, उस सेविंग लगाओ 8 साल 10 साल लगाऊंगा, 11वां साल आएगा कि उस सेविंग का जो इनकम है और एसपीसी क्लासेस का जो इनकम है वो अगर मैच हो गया ना, तो समझ जाना आप दिन दुगना रात चौगुना, क्योंकि अब मुझे 2 सोर्सेस से पैसे आएंगे। वरना अक्सर होता क्या, कमाएंगा एक जगह से और कहां डाल रहा पता नहीं, डेड इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो क्या फायदे का वो? मान लीजिए मैंने पैसे कमाए 10 करोड़ और 10 करोड़ एक फ्लैट में लगा, अलीशान बंगलो लिया, फ्लैट ले लिया, उससे कुछ आने वाला है? तो इसका मतलब क्या हो, वो 10 करोड़ तो मेरे डेड हो गए, डेड। तो काश में प्लानिंग करता, 1 करोड़ का घर लेता, 9 करोड़ सेविंग करता और उसके ऊपर पैसे कमा के अब आलिशान बंगलो लेता, तो काश मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अच्छी होती। तो इतना ही बोलना है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक आम आदमी की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी हो या किसी कंपनी, इतना ही फर्क है। आम आदमी का जो वॉल्यूम होता है बहुत छोटा सा होता है और जो बड़ी कंपनी का होता है तो बहुत बड़ा होता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी से हमें आम आदमी को, आपके स्टूडेंट लेवल पे तो करते हो आपको एक अमाउंट घर से मिलती है, कितना मिलता है आपको घर से? 5,000 से खाते क्या हो गए? अच्छा वो सब दे चुके हैं, खाने का रहने का छोड़ के 1000 कितने, 5,000 रुपए। 500 रुपए में क्या हावला है क्या? वो तो मामा ले लेगा 500 रुपए से। कितना पैसा मिलता है आपको घर से? 5,000, सिर्फ 5,000, रहना भी उसमें, खाना भी उसमें। अच्छा नहीं, पूरा मिला के कितना मिलता है? 10,000 रुपए, उसमें रहना भी खाना भी सब। 10,000 रुपए हो जाता आपका बजट। 20,000, 12, कोई है 15,000 मिलते घर से। अच्छा पूरे महीने का खर्चा 15,000 होता है किसी का, खाने का रहने का 15 हो जाता है ना। तो वो 15 का जो बजट है आपको लगाना पड़ता होगा ना कि मुझे क्या करना है, क्या क्या करना है। आप अपना फोरकास्टिंग करते हो क्या? नहीं, आपको पैसा महीने के स्टार्टिंग मिलता है या एंड में मिलता है? तो उसमें आपका प्लानिंग चलता होगा ना, ये इधर खर्च करना है, उधर खर्च करना है। क्या पूरा पहले दिन ही शॉपिंग कर लेते हो? तो इसका मतलब आप भी क्या हो, एक फाइनेंस मैनेजर हो, पर आपके चुप, मुझे कितना मिलता है? अरे मुझे क्या मिलेगा? मुझे, बट स्टिल आई बोरो फंड्स फ्रॉम माई डैड ओनली। जितना भी पैसा कमाता हूं ना, तो ही हैज गॉट द अथॉरिटी ऑन कैश। तो पूरा कैश ना, आई डोंट मेंटेन कैश, आई डोंट हैव बैंकिंग के पासवर्ड्स। मेरे पास बैंक का सिर्फ एक डेबिट कार्ड है और एक पैसा अगर चाहिए, आई टेक इट फ्रॉम माई डैड ओनली। मतलब आज भी अगर लेना है तो, ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं सकता हूं। क्या आप भी आपके डैड से लेते हो ऐसा ना? नहीं, पर आपको क्या, मैं क्यों बोल रहा हूं, आज मैं तो कमा रहा हूं, मैं तो खुद खर्च कर सकता हूं, पर ऐसा करूंगा ना फिर वो ऐसा हो जाएगा ना कि मैंने वो डैड मुझे कुछ बोलेंगे नहीं, पर मन ही मन लगेगा। जब मुझे जरूरत थी तब डैड से लेता था, आज बड़ा हो गया, पैसा होता, अब मस्ती में आ गया, अब खुद के डिसाइड कर रहा है। तो मैंने वो सम्मान रखा है, अभी भी उनको रहता, तो ही फील प्राउड कि यार आज भी मुझे पूछ के कर रहा है खर्च। हालांकि ही वोंट फील बैड अगर मैंने खर्च कर, पर एक वो सम्मान इज्जत की बात होती है, इसलिए। कॉन्सेप्ट खत्म होने जा रहा है हमारा, कुछ भी बोल रहे हैं, हम भी सम्मान करेंगे, हमें दे दो। अरे तुम्हें क्यों देंगे, हम भी सम्मान करेंगे। बोलता मत करो सम्मान इतना। आ जाओ बच्चों, एक काम करेंगे, वहां लिखेंगे, लिखो जो मैं कहता प्लीज लिखिए, वहां पे लिखो डेट इक्विटी। फाइनेंस के नीचे लिखना, मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना के दे रहा हूं इसके, लिखो पे डेट इक्विटी। कहां पे लिखेंगे आप? फाइनेंस में क्या लिखेंगे? डेट इक्विटी। रेशियो शुड बी 2:1। तो एफएम में पढ़ा था, और पढ़ो। नंबर 2, डेट इज मोर रिस्कियर। किससे रिस्की है? देन व्हाट? देन इक्विटी।
एग्जामिनेशन में डेट इक्विटी आए, शॉर्ट नोट्स तो लिख सकते हैं आप, कौन सा रिस्की है क्या है ना। ये इसके ऊपर लिखते हैं कि और लिखवाओ, आ जाएगा ना आगे। फाइनेंस अब लिखो, जो जो मैं बोलूंगा एग्जामिनेशन में उतना लिख के हो जाएगा। लिखो, व्हाट आर द डिसीजंस ऑब्लिक स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड बाय, स्ट्रैटेजी डेवलप बाय कौन? फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर कौन से स्ट्रैटेजीज बनाता है और कौन से स्ट्रैटेजी बनाता है, तो कौन से डिसीजन लेगा, कौन से स्ट्रैटेजी। नंबर 1, अब बताओ क्या डिसीजन लेता होगा? हाउ मच टू बोरो, कितना फंड लेना है, बैंक से बोरो करना है। नंबर 2, 5-6 डिसीजन लिखवा रहा हूं। वेयर टू इन्वेस्ट, कहां पे इन्वेस्ट करना, ये भी वही डिसाइड करता है। तीसरी बात लिखो, फास्ट है, तुम क्या कर रही हो चिंटी? वेयर टू बोरो, वेयर टू इन्वेस्ट। अब बताओ, और बोनस कितना देना है, वो भी वही डिसाइड करेगा। डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड कितना देना है। और भी कुछ बोलो, आप भी एफएम पढ़ते हो, ढोक लो, क्या मजा कर रहे हो क्या यहां पे? और क्या करता है आदमी, कुछ करता है कि नहीं करता है? लिखो ना वहां पे, अलोकेशन ऑफ फंड्स, कौन से डिपार्टमेंट को कितना देना है। और बोलो ना, वर्किंग कैपिटल कितना रखना है, वर्किंग कैपिटल कितना रखना है, ये भी वो डिसाइड करता है। लिखो, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड समझते हो क्या? उधारी कितने दिन तक देना है। लिखो, कैश ऑब्लिक बैंक, कितनी कैश रखना है, कितना बैंक में रखना है, ये भी वो डिसाइड करता है। ये भी खत्म हो गया। अब उसके बाजू में लिखना, ये क्वेश्चन कौन सा है मालूम, समझ गया क्या? अगर एग्जामिनेशन में पूछा कि फाइनेंस मैनेजर आखिर क्या करता क्या है, तो ये इस टाइप का डिसीजन लेता है। अब उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द बिजनेस नेटवर्थ। जितने लोगों ने एफएम की क्लास अच्छे से की है, आपको बताना है कि नेटवर्थ निकालने के 3 तरीकों में क्या डिफरेंस है। नेटवर्थ समझता है? नंबर 1, डिटरमाइनिंग इज नेटवर्थ और द स्टेक होल्डर्स इक्विटी। आगे देखते हैं। एक तो मुझे 3 तरीके बताना है इसमें से, प्राइस ऑफ द सिमिलर कंपनी, प्राइस अर्निंग रेशियो, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड। आपको नहीं समझ रहा होगा, मैं एक एक समझाता हूं। प्राइस ऑफ द सिमिलर कंपनी, सुनो ना, मैं कोक ये कंपनी का नेटवर्थ निकाल रहा हूं, तो उससे सिमिलर कंपनी कौन है? तो पेप्सी का जो शेयर है, शेयर वो 500 रुपए में बिकता है, तो क्या करूंगा फिर मैं? मेरा भी रेट, कोक का भी रेट आप 500 ही पकड़ोगे, और कोक का मान लो 10 लाख शेयर मार्केट में है, तो आप क्या करोगे? 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, उतना उसका नेटवर्थ आएगा। मैं और एक बार बोलता हूं, अगर आपको कभी आपने देखा होगा, जो लोग लैंड में डील करते हैं, कभी देखा होगा, कभी कोई प्लॉट खरीदना है ना, उसका रेट निकालना तो उसके आसपास के एरिया का रेट निकालना पड़ता है, उसके लगकर जो प्लॉट है उसके पीछे, क्योंकि उसका रेट जो आएगा ऑलमोस्ट लगभग इसका भी रेट आएगा। अब जैसे यहां का इस एरिया का रेट चाहिए, तो आप यहां पे बाजू में जितने ऑफिस आप पूछेंगे भाई कितने में लिया था डील, कितने, वो बोलेंगे 11,000 रुपए स्क्वायर फीट, तो आप इसका भी जमीन का रेट निकालोगे अंदाजन 11,000। अब बताओ, कोक का रेट निकालना है, तो कोक तो कुछ भी बोलेगा मेरा इतना है, ऐसा नहीं, तू मत बोल, तेरी जैसी कंपनी कोई है क्या? और हाँ, पेप्सी है, उसका शेयर का रेट क्या है? 500, तो 500 और जितने शेयर्स उसके खुद के, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा नेटवर्थ। हाँ, तो लिखो वहां प्राइसिंग ऑफ सिमिलर कंपनी लिखा है क्या? लिखो, नंबर ऑफ, लिखो मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, उसको ही कर दो, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। किसको मल्टीप्लाई किया आपने? सिमिलर कंपनी के शेयर्स का भाव देखो, और जितने नंबर ऑफ शेयर्स उससे मल्टीप्लाई कर दो, ओवर। आपने कभी नेटवर्थ निकालने का दूसरा तरीका कभी देखा है? जनरली हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? पूरा टोटल असेट्स लेते हैं, जिसको एफएम समझता बोलेंगे, माइनस क्या करते हैं? हमारे लायबिलिटी जो आउटसाइडर्स की होती है उसको निकाल देते हैं हम लोग, है ना?
और जो बचता है वो नेटवर्थ है। अगर और दूसरा तरीका बताऊंगा, किसको भी आज तक नेटवर्थ नहीं समझा तो समझ जाना, जो जमा पूंजी है जो मैंने मेरे खुद के कमाए हुए हैं, तो मेरा रिजर्व प्लस मेरा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस मेरा एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों की टोटल लगा दूं ना, तो उसका मतलब ये होता है टोटल असेट्स आउटसाइडर की लायबिलिटी। मतलब जो बचते हैं वो 3 आइटम बचते हैं, रिजर्व, एसपी, पेड अप शेयर कैपिटल। तो तीनों को ऐड कर दो या फिर टोटल असेट को निकालो, ये माइनस करो। जिनको असेट लायबिलिटी सामने आती होगी दिमाग के, वो समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक तो टोटल असेट ले लो, माइनस आउटसाइडर कर दो, या फिर एक काम करो, कुछ भी मत करो, अपना अपना मिला लो, वही नेटवर्थ है। मैंने आज तक जो लोगों ने पेड अप शेयर कैपिटल दिया है वो एक, जो एसपी दिया है वो, और तीसरा जो रिजर्व, मैंने रिजर्व समझता है क्या, मेरे जमा पूंजी कितना पैसा मैंने कमाया है आज तक, वो रिजर्व में डालता हूं मैं, ताकि बाद में यूटिलाइज कर सकूं। तो तीनों को मिला दो, वो भी नेटवर्थ है। अब बता दो आपके बुक में कौन सा पेज नंबर भाई? 66। देखो यहां पे लिखा हुआ है, कहां है ये देख लीजिए। आपको कुछ दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट में? क्या क्या देखो ना, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है वहां पे? वही जो मैंने कहा, इन इवैल्यूएटिंग द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइनिंग द नेटवर्थ ऑफ द स्टेक होल्डर्स इक्विटी, द नेटवर्थ रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ, क्या लिखा है रे? अरे सम ऑफ क्या लिखा है? कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल एंड व्हाट रिटेन अर्निंग। मतलब वही हुआ, एडिशनल मतलब एसपी और पेड अप शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व, तीनों मिला दो, वो एक तरीका है। और तीसरा तरीका आपने देख लिया, सिमिलर को अंडरलाइन कर दो, ये कोक पेप्सी वाला एग्जांपल है। सेकंड तरीका जानते हो क्या? ये बहुत अच्छा तरीका है। A conservative rule of thumb is to establish a business worth as a 5 times of the firm's current annual profit. हे भगवान क्या लिखा है ये? सुनो ना, मेरा नेटवर्थ निकालना है ना, मान लीजिए मैं 1 करोड़ साल में कमाता हूं, तो 1 करोड़ को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो मेरा नेटवर्थ हो गया 5 करोड़। अगर मान लो टाटा स्टील के पास में 200 करोड़ रुपए है प्रॉफिट साल का, तो नेटवर्थ कितना हो गया? 1000 करोड़। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम लोग हमेशा 20% कमाते हमारे नेटवर्थ के। जाने दो, इतना जाने दो, आपको दिमाग नहीं लग रहा तो जितना कमाता हो 5 टाइम्स कर दो, वो नेटवर्थ है। ठीक है ना? और क्या है? 3 बातें बता दो। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेटवर्थ निकालने के 3 तरीके। नंबर 1, सिमिलर कंपनी का रेट ले लो। नंबर 2, मैं जितना कमाता हूं 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो। और सबसे जो बेसिक रूल होता है, हमारी जमा पूंजी, मेरा शेयर कैपिटल, मेरा एसपी, मेरा रिजर्व ऐड कर दो, वो मेरा क्या है? नेटवर्थ है। समझ गए आप? है गाइस? उसके उसी पेज पे ऊपर आना, पेज नंबर 64 दिख रहा होगा। फिर मैंने आपको यह भी बोला था, देखो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, सिर्फ मैं आपको टैली करवा रहा हूं कि मैंने सब पढ़ा है। आपको 2.2 पे दिख रहा है ऑरेंज कलर में, सम ऑफ डिसीजन। आपको मैंने सारे डिसीजन लिखवा के दिया अभी। वो बाय करेगा, डेट कितनी करेगा, इक्विटी कितना करेगा, डिविडेंड कितना देगा, वो सब मैंने लिखवाया। अब 2.3 पे जाओ, आपको एक्वायर दिख रहा होगा, उसमें डेट और इक्विटी को अंडरलाइन कर दो। है क्या डेट इक्विटी में अंडरलाइन? अरे वो पूरा डेट इक्विटी के बारे में लिखा है, पर यहां पे काम लिखा है एक्विजिशन। उसके बाद में लिखा 2.4 में प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल। आप मुझे बताओ, मैंने आपको मां बाप के बारे में बोल के समझा था कि मुझे प्लान करना है, तो मेरी बेटी की शादी कब हो गया, मेरा बेटा कब पढ़ने वाला है, अरे बोलो आगे, ये मुझे प्रोजेक्टेड होना चाहिए ना। तो ये वही लिखा है। अगर मान लो जेटली भी आज फाइनेंस की स्ट्रेटेजी बना रहा, तो जेटली को पता होना चाहिए कि भारत में क्या क्या खर्चे होने वाले हैं। तो पहले खर्चे देखता है, उसके बाद में रिवर्स वर्किंग करके वो जीएसटी का रेट डिसाइड करता है। अरे तिजोरी में उतने पैसे जाना, खर्चा है, कैसे ये रोड बनाना, ये डैम बनाना है, ये स्मार्ट सिटी करूंगा, ये जाने वाला है। आने वाले किधर है? सर्विस टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स। और क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? इनकम टैक्स, फिर क्या करेंगे? अदर टैक्सेस, बैलेंसिंग, फिर जीएसटी। तो उतने जीएसटी के रेट बढ़ जाएंगे। मतलब आपको फोरकास्टिंग करना पड़ेगा ना। जब तक मेरे पास बजट ही नहीं है, तो मैं कैसे अपना प्लान करूंगा? तो मुझे पता होना चाहिए कब कितना आने वाला है और कब कितना। ये वही पॉइंट लिखा हुआ है। अब आगे तक उन्होंने वही, उसमें वही लिखा, आपने प्लान करना चाहिए और वो सब करना चाहिए, वो सब उधर लिखा है। अब जरा मैनेजमेंट ऑफ यूसेज ऑफ फंड्स और नेक्स्ट पेज पे 2.5 है। आप मुझे बताओ, ये 2.5 जो है और 2.3 है, दोनों में फर्क क्या है? 2.3 में पैसा लाया, 2.4 में लाया नहीं। जो आया हुआ पैसा उसको इन्वेस्ट किया।
अब मैं एक एक लाइन डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, बिकॉज आपको वो एफएम में पढ़ा हुआ है, वो वही लिख रहा है देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, फंड आइडल नहीं होना चाहिए, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारा पैसा का पूरा यूज होना चाहिए, ये सब मैंने अब 2-4 लाइन पढ़ के दिखाता हूं आपके लिए। देखो ना क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग विच द प्लान्स एंड पॉलिसीज आर टू बी मेड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है, फिक्स्ड एसेट कितना एक्वायर करना है, करंट एसेट कितना एक्वायर, ये सारे पैसे, ये जाने वाले पैसे आने वाले हैं, जाने वाले ना। यूसेज ऑफ फंड इज इंपॉर्टेंट, हाई है ना, फंड को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, implementation of a project in the pursuance of the expansion strategy typically results in increase in the capital work in progress and current asset. If the plan and underline करना, अब ये सुभिक्षा के बारे में बोल रहा है, if the plans and policies are not clear, the usage of fund is what insufficient, आपका fund idle हो जाएगा, leading to what less than the optimum utilization। समझा क्या? अगर आपने अच्छे से प्लान नहीं किया तो आपका फंड जैसा कि जैसा मेरा बैंक में अभी पड़ा हुआ है, तो मेरा प्लानिंग अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ऐसा आगे, द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स कैन प्ले व्हाट ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे बोल रहे हैं? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लिखो एग्जांपल, अदरवाइज यू आर सुभिक्षा, अदरवाइज यू विल बिकम सुभिक्षा। फंड्स को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, सिर्फ बैंक से लोन लाना नहीं, उसका यूटिलाइजेशन भी बराबर चाहिए। और आखिरी वाले बुलेट में अंडरलाइन करो, गुड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स स्ट्रेटेजिकली सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कंपनी। इसका मतलब क्या हो रहा है? मैनेजमेंट करोगे तो सक्सेसफुल, मतलब आप टाटा स्टील या फिर इन्फोसिस बन जाओगे, नहीं मैनेजमेंट करोगे तो सुभिक्षा बन जाओगे। और नेटवर्थ मैंने आपको समझा दिया, राइट गाइस? तो अभी तक कितनी स्ट्रेटेजी हम लोग देख चुके? 3, एक मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस। अब बोलो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बस बोलो तो क्या फिर आओ शाम में, क्या करेंगे? आंखें नहीं, अभी खत्म करते ना यार। आपने एससीएम पढ़ते, पहले एससीएम पढ़ा था, एससीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना? पढ़ा दूं? इजी है, स्टार्ट कर दूं? देखो, सही समय पे, सही जगह पे, सही समय पे, सही जगह पे, सही इंसान को सही गुड्स, सही क्वालिटी के साथ में, सही कॉस्ट में पहुंचना चाहिए। इंग्लिश में बोलता हूं, राइट पर्सन शुड गेट राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम एट द राइट कॉस्ट विथ राइट क्वालिटी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है दुनिया में, सुन रहे हो क्या आप? एकदम आपने एक कॉन्सेप्ट एससीएम कहे तो किया भी होगा, आई थिंक आईटी में कवर हुआ है। अब मैं बोलूंगा तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, मुझे बोलो ना। जरा देखो ना, आपने पिज्जा के लिए ऑर्डर किया, रुकना था अपने आपको रुकना, बट इट इज नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, तो इसका मतलब क्या? वो कंपनी का नाम करा हुआ, उसका एससीएम ठीक नहीं है। जब भी कोई भी चीज, अगर मान लो दशहरे के दिन या दिवाली के दिन मैंने गाड़ी खरीदी है और वो नहीं मिली, तो सेटिस्फैक्शन होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा? आज कंपटीशन ज्यादा है क्या कम? कस्टमर को टाइम पे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? व्हाट विल हैपन इफ इट इज नॉट गेटिंग गुड्स ऑन टाइम? ही विल बी डिससेटिस्फाइड। इस बार फ्लिपकार्ट से परचेस किया, टाइम पे नहीं आया, नेक्स्ट टाइम से कभी नहीं परचेस करूंगा। गेटिंग दिस? इस बार मैंने स्नैपडील से परचेस किया, टाइम पे नहीं आया, मैं किसी और से परचेस करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? सही समय पे सही इंसान को सही कुछ पहुंचना जरूरी है। कभी कभी टाइम पे तो आता है पर कुछ और ही आ जाता है, आता है पर कुछ और ही आ जाता है। सही समय पे सही जगह इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आता है किसी और के घर में। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आज मेरे बिजनेस में एससीएम की बहुत जरूरत है, क्योंकि हो रहा क्या है कि पीपल टेक एडमिशन, देन आई सेंड द बुक्स, तो माई बुक्स शैल बी रीच टू द कस्टमर ऑन टाइम, ऑन टू माई स्टूडेंट्स। तो अगर मान लो क्या क्या करने से मेरे बुक्स टाइम पे पहुंचेंगे, कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे? स्टूडेंट से निकलने, स्टूडेंट के ऑर्डर निकलने से लेके स्टूडेंट के घर पे गुड्स पहुंचने तक जितने भी लोग इन्वॉल्व है, अगर उनके बीच में अगर तालमेल हो गया तो समझ जा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एससीएम हुआ है। वापस से बोलता हूं, मैं BMW गाड़ी परचेस कर रहा हूं, यहां से यहां पे गया, परचेस कर लिया, अब वो ऑर्डर कहां जाएगी? वहां पे उनका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा उसको मिलेगी। उसके बाद में ऑर्डर किसको पता होना चाहिए?
प्रोडक्शन वाले को पता होना चाहिए, एचआर वाले को, फाइनेंस वाले का भी अप्रूवल लगेगा उसको भी पता होना चाहिए, और लॉजिस्टिक जो उधर से लाएगा मेरे घर पे, अरे तो मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग तो यहां पे लाने के लिए कोई चाहिए ना। तो मेरी ऑर्डर निकलने के बाद में ये सारे लोग फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, ये लॉजिस्टिक्स सब काम करेंगे, कार बनेगी 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 और मेरे घर वापस आएगी। तो निकलने से लेकर, मेरे ऑर्डर से निकलने से लेकर मेरे घर पे पहुंचने तक जितने भी लोग इन्वॉल्व है, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, तालमेल हो गया तो आई एम गोना गेट माई कार ऑन टाइम। तो आप कहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन बीएमडब्ल्यू में एससीएम है। अगर मैं ऑर्डर देता हूं, इनके बीच में तालमेल नहीं होता है और इन्होंने आपस में तालमेल नहीं किया, सब आया रॉ मटेरियल नहीं आया, सब आया लॉजिस्टिक नहीं आया, सब आया एचआर नहीं आया, तो मुझे कार टाइम पे नहीं मिली, तो आप कहेंगे बीएमडब्ल्यू में एससीएम नहीं है। एससीएम ऐसे नहीं होगा, टाइम पे मिलना एससीएम नहीं है। इन सब लोगों के बीच में अगर तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, तो मुझे टाइम पे तो मिलेगा। तो मतलब एससीएम का मतलब यह होता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, अगर उनमें अगर तालमेल हुआ, मुझे सही गाड़ी सही समय पे सही जगह पे मिली, तो आप कहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में एससीएम है। तो मेरे साथ में भी वही होता है। अभी किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया कि उसने एडमिशन लिया, अब मेरा बताओ कौन से लोग एक्टिवेट होना चाहिए। जैसे ऑर्डर आई तो एक बंदा होगा जो ऑर्डर देखता है, बराबर है, एक फिर ऑर्डर देखेगा तो उसको पता होना चाहिए कि इतनी बुक्स चाहिए। तो बुक्स कहां से आएंगी? प्रिंटर के पास से। प्रिंटर को कौन देगा बुक्स? मेरा एक है जो एडिटर, अब देखो कितने लोग इन्वॉल्व है। एडिटर बुक देता है, एडिटर बुक देता है, प्रिंटर के पास जाती है, प्रिंटर वाला प्रिंट करता है, मेरा ट्रांसपोर्ट वाला जाके लाता है मेरे गोडाउन में, यहां पे लाता है। फिर यहां पे आने के बाद में एक बंदा कोई ऑर्डर देखता है, फिर वो उतने की बुक्स निकालता है, निकालने वाला अलग है, पैकिंग बॉक्स पैक करने वाला अलग है, वो अलग करेगा, बॉक्स पैक वाला अलग है, उसके ऊपर एड्रेस लगाने वाला कोई और ही है। उसके बाद में कुरियर वाला है, फिर कुरियर वाला उसको लेके जाएगा। अब बताओ कितने लोग शामिल हो गए इसमें? 8 लोग शामिल हो गए। तो कस्टमर से लेकर कस्टमर के घर पे पहुंचने तक 8 लोग शामिल होते हैं, तब जाके उसका गुड्स टाइम पे मिलता है। इसका मतलब अगर ये सब में तालमेल है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको टाइम पे मिल रहा है, तो मतलब एससीएम है, वरना एससीएम नहीं है। आज बताओ कौन से इंडस्ट्री में एससीएम की बहुत जरूरत है? ई कॉमर्स में है, पिज्जा जैसे बिजनेस में है, और सबसे इंपॉर्टेंट दूध का बिजनेस और न्यूज़पेपर का बिजनेस। आज बताओ भारत में कोई भी न्यूज़पेपर 12 बजे तक चलता है, 12 बजे तक की खबर आती है उसमें। अब उसके अंदर उसका प्रिंट होता है, प्रिंट होता है आपको बताओगे ये गुडलक चौक में या फिर उधर क्या बोलते हैं उसे, नल स्टॉप पे वो न्यूज़पेपर का डेपो है, पेपर डेपो, मालूम है? वहां पे अगर सवेरे 4 बजे जाओगे आप, तो आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर दिखेंगे, और लोग 4 बजे से काम करते हैं लोग, तब जाके अपने घर में 6 बजे वो न्यूज़पेपर आता है। अब सोचो ना, रात को 12 बजे तक काम किया एडिटर ने, फिर प्रिंटिंग चालू हुआ, फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने उसके पेपर को लोड किया ट्रक्स में, वो पूना के बाहर उसकी वो प्रिंटिंग मशीन है, फिर उसने पूना के अलग अलग डेपोज में, जैसे गुडलक चौक एक डेपो है, वो नल स्टॉप एक डेपो है, हड़पसर एक डेपो है, हर जगह पे न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया। सकाल को टाइम्स ऑफ इंडिया को लाया, इधर लाके डाला, और फिर बाद में यहां पे एक उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो फिर साइकिल वालों को डिवाइड करता है, इसके इतने, उसके उतने, उसके उतने, फिर साइकिल वाला हर घर घर जाके उसको डिलीवर करता है। आप सोचो 6 लोग इन्वॉल्व हो गए, इनमें से एक भी कोई नहीं आया ना, एक भी कोई एडिटर ने न्यूज दी नहीं, पेपर नहीं छपेगा, उधर के एम्प्लॉइज आए नहीं, छपेगा नहीं, ट्रक वाला सो गया बीच में, आएगा नहीं, और डेपो वाला बोले आज बहुत नींद आ रही है, कल देंगे, तो दोनों दिन का एक साथ दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसमें से अच्छा सब आए, सब आए, सब आए, साइकिल वाला नहीं आया। इसका मतलब एससीएम मेरा खत्म हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एससीएम। प्लीज राइट डाउन। ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे लगता है काफी अच्छे से समझ गया होगा। अंडरस्टूड? नो? लिखो। लिखो। It starts from the customer and ends with what? It starts from the customer and ends with customer. शुरुआत इसकी कस्टमर से ही होती है और खत्म भी ये कस्टमर पे होता है। After customer place the order, after customer will place the order, lot of functions are involved.
आप कुछ नाम बताइए कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। मेरा ऑर्डर चले गया, अब मेरे घर पे आने तक कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? पहले तो एचआर जो लोड करवाएगा, लॉजिस्टिक वाला, आफ्टर वी प्लेस द ऑर्डर लॉट ऑफ फंक्शंस आर इन्वॉल्व। आप ब्रैकेट में लिखो कौन से फंक्शंस, कौन से फंक्शंस भाई? एचआर भी इन्वॉल्व है, वो कोई प्रोडक्शन तो करने वाला ना चाहिए, बीएमडब्ल्यू कोई प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन वाला चाहिए, वहां से मेरे घर पे लॉजिस्टिक्स आएगी, लॉजिस्टिक कॉमा सप्लायर, सप्लायर गाड़ी बनाने के लिए लाइट चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, एसी चाहिए, वो सप्लायर भी तो चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस चाहिए, वो गाड़ी भेजेगा ही नहीं गोडाउन से बाहर, नहीं वो पहले एनईएफटी चेक करेगा बैंक में आया क्या, तो फाइनेंस तो चाहिए ना। वो बोले कि ऐसी गाड़ी भेज दूंगा मैं, पागल, पैसे डाल पहले, फाइनेंस तो चाहिए। अब बताओ साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूटर, क्यों? वो डिस्ट्रीब्यूटर वाले ने गाड़ी गोडाउन में रख दी, मैं कह रहा दे रहा नहीं मेरे को, तो वो भी तो इन्वॉल्व चाहिए, और मैं तो ऑफिस नहीं हुई। अब ब्रैकेट क्लोज। इफ देयर इज अ प्रॉपर, कुछ बोलो, देयर इज अ प्रॉपर क्या? कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन among all these managers, and customer is getting goods, बोलो कैसे? Goods on right time, at right place, right quantity, with right cost, then we can say, क्या बोलेंगे हम? There is SCM, वहां पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। आप एग्जामिनेशन का डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे? आप कैसा करेंगे? एक कस्टमर बनाने का, ये सब लोग को बीच में लेने का, और वापस गुड्स लेके आने का, ऐसे घूम के वापस आ जाएगा। तो समझ आना एससीएम है। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, अगले 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक बात अगर किसने पूछी एससीएम क्यों करते, तो जवाब है यहां पे क्वेश्चन पूछा, देखो वाई, क्या पूछा देखो ना, यहां पे लिखा है व्हाट इज एससीएम, ये तो आपने देख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं एससीएम लोग क्यों करते, वाई, कुछ जवाब है आपके पास? नहीं, मैंने अगर क्यों एससीएम करते हैं? टाइम पे मिलने के लिए। दूसरी बात कस्टमर को कंपटीशन में, और बताओ इन्वेंट्री कैसे कम हो जाएगी? बीएमडब्ल्यू आजकल इन्वेंट्री रखता नहीं ज्यादा, बताओ क्यों? आपको ये मालूम है आजकल कोई भी बीएमडब्ल्यू के शोरूम में और कोई भी कार के शोरूम में कार्स कम स्टॉक में होती है, बताओ क्यों? अगर एक मॉडल के अलग अलग 10 कलर है और यहां पे 50 मॉडल होती कार में, क्या इतनी कार मेंटेन करेंगे क्या? 100 कार, और एक कार का रेट 50 लाख रुपए, पागल हो गए? वो कितना पैसा लगेगा उसको? क्या मैं 25 करोड़ रुपए सिर्फ क्या इन्वेंट्री लेके बैठू, और 25 करोड़ का बैच कितना हो गया? मतलब 7-8 लाख रुपए महीने का बैच हो रहा है गाड़ी को मेंटेन रखने का। धंधे वाली बात करना, 8 लाख रुपए क्या मैं इंटरेस्ट में दूं और कमाऊं कब? इसीलिए वो जो आपने कोई भी शोरूम देखना आज, वो जो सामने डिस्प्ले पे 3 कार होगी, उतनी कार उनके, उसमें गोडाउन में है कुछ भी नहीं है। आप ऑर्डर देंगे, वो बन के आएगा और फिर मिलेगा। फिर मुझे बताओ ऐसे समय पे कार का एससीएम होना जल्दी जरूरी है क्या? नहीं, वरना क्या करना पड़ेगा? सबको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कि कस्टमर 15-15 दिन रुकेगा नहीं। आप क्या बोलेंगे, भाई मैं कार दे रहा हूं पर 3 दिन के अंदर, 3-4 दिन मत लगने दे रहा, मैं रुकूंगा नहीं। तो 3 दिन में कैसे आएगी? अगर एससीएम है, वरना एससीएम नहीं रहा तो क्या करना पड़ेगा? एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू मेंटेन व्हाट ह्यूज स्टॉक, और कितना पैसा ब्लॉक होएगा उसमें, कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर बताएंगे वाई एससीएम, लिखो जरा चार्ट पे, वाई एससीएम। एससीएम क्यों करते भाई? कोई बोल रहा भी नहीं। एससीएम क्यों करते? सिंपल है, फास्ट डिलीवरी लिए, लिखो नंबर 1 फास्ट डिलीवरी। और किसको सेटिस्फाई करने के लिए? फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टू रिड्यूस इन्वेंट्री एंड कैरिंग कॉस्ट, टू रिड्यूस inventory and carrying cost,
फॉर कॉम्पिटिटिव एज। कैसे मिलेगी एज? मिलेगा ना, कंपटीशन में एज है। क्यों मिलेगा? कंपटीशन में एज तो मिलना ही चाहिए ना, अदरवाइज कैसे? इतना अच्छा कर दो एज मिलेगा। एग्जांपल लिखो, फ्लिपकार्ट। आपने अगर एग्जामिनेशन में फ्लिपकार्ट लिख दिया ना, बहुत खुश हो जाता हो। क्यों बताओ? फ्लिपकार्ट के पास में एक ही यूएसपी था जब वो आया था, टाइम पे दे रहा था। क्यों मालूम है? क्योंकि लोग ई कॉमर्स को परचेस क्यों नहीं करते? लोगों को भरोसा नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा। फ्लिपकार्ट ने बोलते आएगा 48 आवर्स में आएगा। आज भी पुणे से ऑर्डर करेंगे, 48 आवर्स में गुड्स आते हैं, बिकॉज फ्लिपकार्ट का एससीएम बहुत स्ट्रांग है। तो आपको एग्जामिनेशन में अगर एससीएम आया और आपने एग्जाम्पल लिख दिया फ्लिपकार्ट, वो समझ जाएगा, उसको प्रैक्टिकली समझ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। अब बताओ, एक सवाल पूछा आपके बुक में, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और एससीएम दोनों सेम है या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट छोटा है और एससीएम बड़ा है? लॉजिस्टिक इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एससीएम। एससीएम सिर्फ क्या ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए भाई। ये क्या सिर्फ क्या मेरा यहां पे बोलेंगे एससीएम स्वप्निल पाटनी में आसानी से हो जाएगा अगर कुरियर वाला अच्छा रहेगा। और बाकी क्या है? बुक्स पैक करने वाली जरूरत नहीं है, प्रिंटर की जरूरत नहीं है, बुक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिस्टिक वाला बहुत फास्ट दौड़ रहा है। अरे बुक्स दूंगा तब दौड़ेगा ना, क्या वैसे अकेले दौड़ जाएगा? बोले मैं भागता हूं। अरे पर गुड्स तो बुक तो लेके, बोले नहीं मैं भागता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉजिस्टिक इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एससीएम। एससीएम इज वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। नहीं बोल दो, आप बोल दो। कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दोनों भी एक दूसरे के ऊपर। बताओ कैसे? आपस में कोऑर्डिनेशन करना है और टाइम पे पहुंचाना, तो आपको लॉजिस्टिक चाहिए। अब बताओ लॉजिस्टिक के लिए एससीएम क्यों चाहिए? और लॉजिस्टिक वाला कैसे काम करेगा जब तक वो इसको कोऑर्डिनेट नहीं करेगा? बताओ कुरियर वाला मेरे ऊपर डिपेंडेंट है या मैं कुरियर वाले के ऊपर? वो मेरे लिए और मैं उसके। क्योंकि अगर मान लो ये प्लानिंग, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एससीएम भी पॉसिबल ही नहीं है विदाउट ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट वाला कैसे काम करेगा जब इनके बीच में प्लानिंग ही नहीं है? तो कौन सा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है? तो लिखेंगे चार्ट पे, देखो लॉजिस्टिक इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एससीएम। लॉजिस्टिक इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एससीएम। Logistic is one of the component of SCM. SCM is very broader concept. SCM is very broader concept. It includes, बोलो क्या क्या? Many other things. बोलो रे जैसे inbound, outbound, warehousing, finance, inventory management, packing, employees, बहुत कुछ है उसके अंदर यार। लिखो, both are dependent on each other. दोनों नहीं हो पाएंगे एक दूसरे के बगैर। दोनों को एक दूसरे की उतनी ही जरूरत। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? इंप्लीमेंटिंग एससीएम, इंप्लीमेंटिंग एंड सक्सेसफुल रनिंग एससीएम विल इन्वॉल्व, वहां पे लिखिएगा पेज नंबर 69, और वहां पे लिखना है, क्या लिखेंगे? फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल एससीएम। फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, फॉलोइंग कहां पे लिखेंगे? 69 पे, ऑरेंज में 6.4 पे या 5.4 पे। फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर strong SCM. Following factors are important for. Read the first point, guys. Number 1. अरे पढ़ो रे छिचोरो, क्या करूंगा यहां? प्रोडक्ट डेवलपमेंट लिखा है, यहां पे लिखा है
customers and supplier must work together in the product development process. Right from the start, the partners will have knowledge of all the involving all other partners. आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब, इसको रोक देना, ए भाई रुक, इसका मतलब क्या है? 5 मिनट बैठे, ये शूट चल रहा है। ये क्या बोल रहा है? हर किसी को पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है। क्या बता, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे यहां पे सिर्फ ऑर्डर देखने वाले को मालूम है ऑर्डर आई हुई, और बाकी किसको मालूम नहीं ऑर्डर आई हुई। तो क्या टाइम पे डिलीवर होगा क्या? कुरियर वालों को मालूम नहीं, वो बोले मेरे को बोला ही नहीं किसने। वो प्रिंटर वाला बोल रहा है मैं तो 8 दिन से खाली बैठा हूं, आपके लोगों ने बोला ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? पीपल शुड नो व्हाट अदर्स आर डूइंग। पॉइंट नंबर 2, प्रोक्योरमेंट। आप मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या नहीं? कैसे बताओ? अगर मान लो मैं टाइम पे बुक्स देना चाहता हूं और मेरे प्रिंटर वाले ने बुक्स दिए ही नहीं, तो विल आई बी एबल टू डिलीवर ऑन टाइम? तो दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, आपको देख के समझ गया वो क्या बोल रहा है। मतलब मेरा रॉ मटेरियल टाइम पे आना जरूरी है क्या? चलो BMW का एग्जांपल लेते हैं। क्या BMW को उसका रॉ मटेरियल टाइम पे आना जरूरी है क्या? क्यों? वो आएंगे नहीं तो डिलीवर कैसे करेगा? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है? क्या लिखा है बताओ? नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखा है। द वर्ड इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग मालूम है? ए कॉन्सेंट्रेट भाई। फ्लेक्सिबल मतलब क्या मालूम? हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसी होना चाहिए जैसा लोग बोलते हैं, जैसे डिमांड बढ़ती है। मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या होता है, कभी मान लो दिवाली का सीजन है, ऑन एन एवरेज 5 कार की डिमांड हुआ करती थी, उस दिन अचानक से 50 कार की डिमांड हुई। अब चाहे मेरा कितना भी कोऑर्डिनेशन हो जाए, आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर ऑन टाइम अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही नहीं है। ऐसा हुआ था XUV 500 के साथ में। महिंद्रा का बहुत अच्छा SCM है, बट स्टिल दे कुड नॉट डिलीवर ऑन टाइम। वजह क्या थी मालूम है? उनका प्लांट में कैपेसिटी नहीं है, उतना ऑर्डर आ गया। XUV 500 को कभी सोचा ही नहीं था कि इतना हमारा बिकेगा। आपको मालूम है एक जमाने में ओवर डिमांडेड हो गया था XUV 500, मतलब 6 महीने तक तो XUV 500 मार्केट में अगर ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो बताओ, अगर मैं बहुत SCM करना चाहूंगा फिर भी मैं SCM नहीं कर पाऊंगा अगर मेरा प्रिंटर वाले का मशीन कैपेबल नहीं है। अगर मैं बोलता हूं ना 1000 बुक चाहिए तो बोलेंगे 2 दिन में 1000 देता हूं। मैंने बोला ना 5000, तो उसने तब भी बोलना चाहिए 2 दिन में देता हूं। और अगर उसने बोला नहीं अभी ये जैसे मान लो अभी रिजल्ट आएगा, अभी बहुत बच्चे फेल होंगे, क्लास लगाएंगे, नहीं वैसे ही होता है। तो अचानक से बहुत रेज हुई डिमांड, तो फिर अचानक से मेरे पास बुक्स अगर मुझे लगता है ओवर डिमांडेड हो गया, तो आई कैन नॉट डिलीवर ऑन टाइम दो आई एम हैविंग गुड SCM, अनलेस कौन? अनलेस मेरा क्या अच्छा है? लिखो आप, अंडरलाइन द वर्ड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग means it should be ready to manufacture as per the demand. बताओ क्या अच्छा होना जरूरी है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? अरे एकदम सिंपल है, बन के रेडी है, वो हवला कुरियर वाला लेके नहीं गए। वो BMW की कार रेडी है मैन्युफैक्चर में, वो कोई लेकर ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है मालूम? मैं आपको समझा रहा हूं। फ्लिपकार्ट ने यूज किया था। फ्लिपकार्ट ने पहले खुद का कुरियर यूज किया, उसको लगा आपने अपना कुरियर वाले में इतना दम नहीं है, उसने फिर DTDC को लगाया, DHL को लगाया, वो कौन सा था एक फेडेक्स को लगाया। ये सब आउटसोर्सिंग है। अगर हमें से देखो ये 5-6 चीजें लगती है, फाइनेंस, इन्वेंट्री, HR, प्रोडक्शन, डिलीवरी वाला, लॉजिस्टिक वाला, पैकिंग वाला, ये सारे लोगों में से कोई भी एक कमजोर कड़ी रहा ना तो वो टाइम पे जाएगा नहीं। मान लो मेरा सब टाइम पे होता है, वो जो पैकिंग करने वाला जो इंसान है वो बहुत स्लो है एग्जाम्पल, तो मैंने करना चाहिए एक काम कर, तू मत कर, ये काम मैं आउटसोर्स कर देता हूं। मतलब अगर आपको लगता है इन चेन में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसका इंपैक्ट सब पे आएगा, तो इसलिए आउटसोर्स कर देना चाहिए। समझा के? आगे कस्टमर सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन द वर्ड रिलेशनशिप। पॉजिटिव फीलिंग को अंडरलाइन करिएगा, काफी इमोशनल टच वाला पॉइंट दिख रहा है। पॉजिटिव फीलिंग्स, रिलेशनशिप,
वर्ड्स ही मोहब्बत जैसे लग रहे हैं। आज से मेरा सवाल है, ये मोहब्बत का क्या चक्कर है? अगर मान लो कोई कस्टमर फ्लिपकार्ट से गुड्स परचेस करता है और ड्यू टू सम रीजन द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड, अब वो कॉल करेगा तो somebody should be there to answer कि what he is asking for। सपोज मान लो कि मैंने फोन लगाया, फ्लिपकार्ट पे कोई फोन नहीं उठाता और कोई जवाब भी नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा ना यार, पैसे देके बैठा हूं, गुड्स नहीं आ रहा। तो क्या बोल रहे हैं, एससीएम कभी कभी नहीं हुआ, देखो ड्यू टू सर्टेन नेचुरल कैलेमिटी, एग्जांपल आपका टाइम पे नहीं हुआ, तो आपकी वेबसाइट या आपकी कस्टमर कॉल सेंटर जो होता है वो इतने रिस्पॉन्सिव चाहिए कि अगर कोई आदमी बोल रहा है ना भाई गुड्स नहीं मिले, कोई समझाने वाला भाई ऐसा ऐसा पुणे में प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे बाढ़ है, बाढ़ से लोग त्रस्त थे, यहाँ पे भूकंप आया था, सुनामी आया था, और जिसके चक्कर में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे सारी चीजें जो है ना डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अगले 8 दिन तक उम्मीद भी मत करना, हम बात करें वही बड़ी बात है, हम बच गए वही बड़ी बात है। तो ऐसा कोई बोलेगा ना तो एक कस्टमर को ये नहीं, वो नहीं बोलेगा आप कैसे कर सकते हो, तो भाई आजा भाई पुणे में, तो आएगा जाएगा नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर मान लो देखो कस्टमर का पारा कब बिगड़ता है, उसको गुड्स भी नहीं मिल रहे, कोई बात भी नहीं कर रहा, वो बोलेंगे तुमने पैसे तो ले ले, बात भी नहीं कर रहे। आगे लास्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आप बोलते हैं कि आपका एससीएम हुआ क्या नहीं हुआ, यह आपने बार बार इवैल्यूएट करना चाहिए। एक बार बोल दो, और हमारा एससीएम की वजह से राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट गुड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, यह हमने बार बार चेक करना चाहिए। और अगर लगता है नहीं मिल रहे हैं तो हमने करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। लगता है हमारा कुरियर वाला अच्छा काम नहीं कर रहा है, हमने दूसरा लाना चाहिए, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट होना चाहिए। वापस से बोलूं, क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस मेजरमेंट होना चाहिए। बार बार चेक करना चाहिए कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अरे क्या पढ़ा हमने, ये सब चीजें होना चाहिए एससीएम के लिए और नहीं होना चाहिए, ये होगा तो एससीएम होगा। वापस से तो नंबर 1 पॉइंट कौन सा है कि आपका प्रोडक्ट मतलब सबको सब कुछ पता होना चाहिए। नंबर 2, मेरे प्रिंटर वाला ने बुक्स टाइम पे देना चाहिए। नंबर 3 बात, मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाला है जैसी मेरी डिमांड बढ़ेगी, it should be capable enough to increase and decrease the manufacturing level। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझता है, सब रेडी है पर कुरियर वाले ने भी टाइम पे करना चाहिए। आउटसोर्सिंग जो मुझसे नहीं होता मैंने काम किसी और को देना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर सर्विस? बोल दो ना, कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है? आपकी वेबसाइट हमेशा खुली होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। लास्ट में क्या लिखा है? इसका मीनिंग नहीं समझा मैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? बार बार मैंने चेक करना चाहिए कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह था पूरा एससीएम। आपके चार्ट बुक पे लॉजिस्टिक दिख रहा होगा, लिखेंगे, लिखो लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी इज linked with SCM। इतना ही मैंने बोला कि लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी जो है वो एससीएम से लिंक्ड है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ आर एब्सोल्युटली सेम। ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ आर एब्सोल्युटली सेम। मैंने किसकी बात की? लॉजिस्टिक। और नंबर 2 कौन सा? अच्छा तो लॉजिस्टिक का स्ट्रेटेजी मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट, कुरियर, इसको लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक इंक्लूड्स व्हाट? माल पहुंचाने वाले मोड, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो ट्रक वाला भी हो सकता है, वो रेलवे भी हो सकता है, प्राइवेट गाड़ियां भी हो सकती है, कुरियर वाले हो सकते हैं। आप मुझे बताओ, जब मैं एससीएम की बात कर रहा था, डू यू थिंक लॉजिस्टिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट? स्ट्रैटेजी क्या बनाएगा लॉजिस्टिक में? कोई लॉजिस्टिक के मैनेजर होंगे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि ट्रक की जरूरत है और ट्रक नहीं, व्हीकल की जरूरत है, व्हीकल, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बंदा होगा जिसको, आपको पता, जैसे एग्जांपल देखते हैं, पार्ले जी है और पूरे भारत में पार्ले जी का बहुत नाम है। भारत के गली गली, कोपचे कोपचे में जहां इंसान की सांस चलती है वहां पार्ले जी है। इतना स्ट्रांग लॉजिस्टिक होना जरूरी है, मजाक नहीं है बॉस। मुंबई से चालू किया हुआ पार्ले ब्रांड है। कहां, किधर? भारत के कोई भी कोपचे में, गांव में कहीं भी इंसान रहते हैं वहां पार्ले जी है।
सवाल ये उठ रहा है, इतना आसान नहीं है जितना ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बात करते हैं ना। इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। इतनी दूर दूर तक कैसे भेजने का रहे? अपने पास में ट्रांसपोर्ट चाहिए, अपने पास में लॉजिस्टिक अच्छा चाहिए, वरना कोपचे कोपचे तक। अभी एचयूएल के पास ट्रांसपोर्ट, एचयूएल का ट्रांसपोर्ट कितना जोरों में, रिमोट गांव में आपको लाइफ बॉय लक्स मिलेगा। इसके लिए हवा नहीं है, इसके लिए आपको लॉजिस्टिक, यू नीड अ वेरी पावरफुल पर्सन बिहाइंड दिस लॉजिस्टिक। वरना अपने पीपल आर डिमांडिंग बट यू आर नॉट हैविंग इनफ लॉजिस्टिक, इनफ ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी। आपका गुड्स बनता जरूर है, लोगों को डिमांड भी है, पर आप पहुंचते नहीं हो। इसलिए लॉजिस्टिक का, वरना क्या है, लॉजिस्टिक का स्ट्रेटेजी क्यों बनाएंगे? वरना नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? उल्टा बोलेंगे, सही समय पे नहीं मिलेगा। मान लो ट्रक टाइम मिले तो सही समय पे नहीं मिलेगा, कौन दुखी होगा? वो किसी और क्या हो जाएगा? मतलब अब की बार भी एससीएम जैसे ही ऑब्जेक्टिव है, सही समय पे पहुंचाना है, सही इंसान को पहुंचाना है, कस्टमर को खुश करना है, कंपटीशन में एज लाना है। तो मेरे पास में क्या होना जरूरी है? लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी। अंडरस्टूड क्या? लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी होने से क्या होगा? मेरे जो बनाए हुए गुड्स है वो सही पर्सन को सही जगह पे मिल जाएंगे। फिर आप बोलेंगे सर एससीएम और लॉजिस्टिक दोनों सेम ही है? नहीं, वैसा नहीं। लॉजिस्टिक इज नॉट अबाउट प्लानिंग एंड ऑल दैट। लॉजिस्टिक का कोई कोऑर्डिनेशन वाला रोल नहीं होता। लॉजिस्टिक सिर्फ फोकस करता है ट्रांसपोर्ट पे, एससीएम फोकस करता है ट्रांसपोर्ट पे, फाइनेंस पे, एचआर पे, डिलीवरी, पैकिंग, सबके ऊपर। सबका तालमेल मिलाना ये एससीएम है। और लॉजिस्टिक मतलब क्या? सिर्फ आप ही बता दो। अमेजॉन एक ऑनलाइन बिजनेस है और उसकी गुड्स पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। Whenever I purchase anything, it comes from what US है। अब सोचो 8 दिन में अगर कोई प्रोडक्ट जो इंडियन नहीं है वो वहां के गोडाउन में है, अब सोचो कितना बड़े लेवल का स्ट्रैटेजी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कि लोग डिमांड कर रहे हैं and you are not able, आपके गोडाउन में यूएसए में पर इंडिया तक पहुंचता ही नहीं। तो किस लेवल का लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी जरूरी है? क्योंकि अगर मैं छोटे से किराना दुकान की बात करूंगा, यू वोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक ऑर्डर, बिकॉज उसको कुछ करना नहीं है, वो मंडे में जाएगा, खरीद के लेके आएगा। इन दैट केस the logistic won't be very important factor, but when you run very big show, कोपचे में अपना माल जाना चाहिए। ये ऐसा अगर होता है ना, मैं एचयूएल हूं, मैं पतंजलि हूं, और मैं क्या बोलते हैं अपना पहला एग्जांपल की पार्ले जी हूं, मैं अमेजॉन हूं, मुझे सब जगह पे अगर माल मेरा पहुंचाना है ना, मेरा ट्रांसपोर्ट हैज टू बी जोरदार, इट हैज टू बी वेरी गुड। और जो बंदा है उसको सब पता होना चाहिए माल कहां पे बनता है। अभी पार्ले जी इंडिया में 59 जगह पे बनता है, 7 उसकी ओन्ड कंपनीज है। ओन्ड मतलब क्या? खुद बनाता है, और 52 लोगों से बनवाता है, आउटसोर्स है। तुम भी बन सकते, तुम भी, वो सिर्फ कैपेबल इंसान को देखते हैं पर फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं करते। तो आप भी पार्ले जी के मैन्युफैक्चरर। अब बताओ, कोई इंसान पूना में बिस्किट चाहता है, और तुम अभी पूना के बाहर जो है ना, यहां पे कोई रांजनगांव में पार्ले जी का फैक्ट्री 20 किलोमीटर पे, और वो क्या कर रहा है, हौला लॉजिस्टिक का मैनेजर, वो ट्रक भेजा उसने हैदराबाद में, और वहां से माल आ रहा है पार्ले जी का। अरे बेवकूफ, बाजू से उठाता यहां डालता। तुझे इतना तो सेंस होना चाहिए, मतलब ये तो लॉजिस्टिक वाला ने कहां से ट्रक भेजना है, तुझे कॉमन सेंस की बात है कि जो माल बाजू में है वहां से उठाता, पूना सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करता। तो ये लॉजिस्टिक मैनेजर को पता होना चाहिए माल बनता कहां पे है और माल की खपत कहां पे है। मतलब बायर्स के लोकेशंस पता होना चाहिए और सप्लायर के लोकेशंस के दिमाग में पूरा फिट होना चाहिए, आता किधर से जाता किधर है। दूसरी बात, उसका देखो लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी बनाता क्या है कि भाई ओन्ड यूज करेगा ट्रांसपोर्ट या भाड़े का यूज करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? लॉजिस्टिक। दूसरी बात क्या होगी कि अगर मैं लॉजिस्टिक चला रहा हूं तो मुझे पैकिंग कैसे भेजना है। डेलिकेट अगर गुड्स है तो मैं उसकी पैकिंग अलग करता हूं। तो पैकिंग कैसे होना चाहिए, एक देखो, अगर आपने कभी पैकिंग सुना होगा तो पैकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, अलग टाइप से। अगर आपने मूवर्स पैकर्स देखा होगा तो पैकिंग का भी अलग पैसा लेता है। उस तरह से अगर ये ट्रांसपोर्ट मैनेजर इतना होशियार होना चाहिए, अगर वो डेलिकेट आइटम भेज रहा है, क्रॉकरी भेज रहा है और उसने ट्रैक्टर में भेज दिया, तो वहां पे गुड्स मिलेंगे या फिर पाउडर मिलेगी? पाउडर। मतलब ये कॉमन, उसको ये स्ट्रैटेजी समझना चाहिए। मतलब वो एक होशियार आदमी चाहिए जिसको ये भी समझना चाहिए इंश्योरेंस के द्वारा भेजना है कि अभी गाड़ी अगर भेजूंगा, रास्ते में एक्सीडेंट हो तो लग गई, तो इंश्योरेंस करना है या नहीं करना है, फास्ट भेजना है, स्लो भेजना है, ड्राइवर अपने चाहिए क्या दूसरों के चाहिए, सस्ता है महंगा है, अब ट्रक से भेजना है या टेम्पो से भेजना है या रेलवे से भेजना है, जहाज से भेजना है, ये सारे काम कौन कर रहा है? समझ आ रहा है?
है कॉन्सेप्ट ओवर। ये कॉन्सेप्ट क्यों जल्दी ऑन गया? इसका मेन पोर्शन जो है ना वो एससीएम में कवर है। एक्चुअली एससीएम का ही पार्ट है, बट दे आर मेड अ सेपरेट स्टडीज लिए पढ़ाते, वरना अगर बुक में पढ़ोगे तो एससीएम के अंदर ही लॉजिस्टिक आता है। तो लॉजिस्टिक इज वन ऑफ द बेबी ऑफ एससीएम, पर अपने बुक में ऐसा पढ़ाते इसलिए अपन पढ़ाते हैं, वरना इसके अगर आप देखेंगे ये बेनिफिट्स पढ़ो, आपको मैंने एससीएम के बेनिफिट्स यही लिखवाए थे, खुद ही पढ़ लो। क्या बेनिफिट्स है बताओ? टाइम पे पहुंचाएंगे। अच्छा सुनो ना, लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी का और एक बात मैं बताना भूल गया, सही समय पे सही इंसान को मिलना यही ऑब्जेक्टिव नहीं है, सस्ते में भी जाना ये भी ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको मेरा एग्जांपल दे रहा हूं। अब क्या होता है, कभी कभी फास्ट कुरियर और स्लो कुरियर दोनों में डिफरेंस होता है। फास्ट कुरियर के रेट होता है 70 रुपए किलो से जाता है मालपुर, और स्लो कुरियर अगर रहेंगे ना जिसको 8 दिन लगते हैं वो 25 रुपए किलो का आता है। तो अगर मुझे चंडीगढ़ भेजना है 25 रुपए किलो से भी भेज सकता हूं, 70 से भी भेज सकता हूं। मेरा एम्प्लॉय क्या होता है, सर राइट गुड्स राइट टाइम पे पहुंचा है, पर 70 रुपए का यूज करे ढोकले, थोड़ा प्लानिंग करता है, ये गुड्स 8 दिन पहले निकालता है, तो जो 70 वाला काम है तो ये तो लॉजिस्टिक्स सिर्फ टाइम पे पहुंचाना ये महत्वपूर्ण नहीं है यार। 45 रुपए किलो का तुम ज्यादा देखिए, अगर टाइम पे भेजने की बात कर रहे हो तो तुम लॉजिस्टिक मैनेजर कैसा होना चाहिए, जो सही समय पे सही इंसान को तो पहुंचाए, सही कॉस्ट में भी पहुंचाए। नंबर तीसरी बात, दूसरी बात क्या? अच्छा बताओ, ये इन्वेंट्री कैसे कम हो जाएगा? BMW के शोरूम की बात कर लो, टाइम पे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टर बहुत अच्छा है, तो ये लोग मेंटेन करेंगे कि स्टॉक का नहीं करेंगे, तो इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो गई BMW की। तीसरी बात क्या लिखे? अरे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा, टाइम पे मिलेगा। चौथी बात, और टाइम पे मिलने से क्या फायदा होगा? टाइम पे मिलने से क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा? अरे यार मैं फ्लिपकार्ट हूं, मैं टाइम पे पहुंचाता हूं, ये स्नैपडील टाइम पे नहीं पहुंचाता, तो मुझे एज मिलेगा ना। तो अगर मैं ऐसी बोलता हूं, अगर सही समय पे सही इंसान को मिलेगा, अगर लॉजिस्टिक अच्छा होगा तो क्या क्या फायदे होंगे? कंपटीशन में एज मिलेगा, कस्टमर को टाइम मिलेगा तो कस्टमर खुश होगा, और बताओ ना क्या बोल रहे हैं? मेरा इन्वेंट्री कम हो जाएगा, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, मुझे कंपटीशन में एज मिलेगा। अच्छी बात है। ये क्या लिखा है बताओ? ये जो लिखा है बताओ ना। फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी विल इन्वॉल्व, अंडरलाइन द वर्ड, लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी जब बनती है तो उसमें लॉजिस्टिक मैनेजर क्या क्या करता है? ऑलरेडी बोल के दिखाया मैंने, फिर से एक बार बोल रहा हूं। क्या लिखा है इसमें बताओ? विच सोर्स, अभी मैं लॉजिस्टिक मैनेजर हो रहे हैं तो मुझे स्ट्रेटेजी बनाने का, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? विच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स आर अवेलेबल, हाउ मेनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। मतलब अगर पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूटर है या पार्ले जी का लॉजिस्टिक मैनेजर है, तो व्हाट ही इज सपोज टू नो, पार्ले जी बनता कहां पे, और पार्ले जी का कंजम्पशन। नंबर 6, व्हाट प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड एट व्हाट। अब देखो हाइड एंड सीक बनता है पार्ले जी का, पार्ले जी का मेन प्रोडक्ट भी बनता है, पार्ले जी किस्मी बनता है, और क्या है पार्ले जी के 2-3 प्रोडक्ट, मोनाको बनता है। क्या है? जरा खड़ी हो जाइए आप। ये पार्ले जी के ओनर है एक्चुअली, मजाक नहीं कर रहा हूं, आओ जरा स्टेज पे हो। उनके यहां पे पार्ले जी बनता है एक्चुअली, हिज डैड इज लुकिंग आफ्टर दैट, डैड अंकल दे आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ले जी। मैं आपको बता रहा था 52 लोग हैं, 52 लोग हैं, तो 52 में से दे आर वन ऑफ देम। अच्छा सर बात कर रहे, ऐसा कुछ होता है कि पार्ले जी का मैन्युफैक्चरिंग कब से करते हैं आपके यहाँ पे? 30 इयर्स हो गए। 30 इयर्स, 30 सालों से चल रहा है। क्या होता है, मतलब आप लोग ओनर हो पार्ले जी के? नो वी आर, मतलब प्रोडक्शन करते हैं हम लोग। देयर आर 52 फैक्ट्रीज इन इंडिया एंड वन ऑफ देम इज आवर्स। अच्छा, 52 में से इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और इनके यहाँ पे काम चलता है। पार्ले जी इनके आंखों देखे बनता है रोज, जो पार्ले जी, और जनरली महाराष्ट्र में जितना, इधर पूना में आता है वहां से बनता हो। है। कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको ये पता नहीं है? कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? नहीं, ऐसा कोई इतना कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है वो, पर आपके वहां पे ये जो फैक्ट्री है, मतलब कौन सी जगह पे है? MIDC एरिया। कौन सा? 2 फैक्ट्रीज है। हाँ? 2 फैक्ट्रीज है। 2 फैक्ट्रीज है। एक MIDC, ओल्ड MIDC में, और एक न्यू MIDC में। अच्छा, कौन से सिटी से हुआ? सातारा। सातारा में है। तो 30 सालों से इनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पार्ले जी का होता है। हमारे सौभाग्य पार्ले जी की चिंटी हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं बच्चों के भूखे पैसे, बच्चों के चेहरे नजर नहीं आए कभी? आए ना,
आए ना, कभी लेकर आती। सस्ता है, 5 रुपए में तो मिल। 5 रुपए में तो तुम्हारे जो भी है, अगर तुम लाती तो बड़प्पन से लेकर आती। क्या रे बच्चा, दीदी को कैसे दिख रहा है? ये बच्चा बचपन से खाने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या बिगड़ जाता, आप पार्ले जी लेकर आते उसके लिए। ये देखो, ये तो बचपन से भूखा पैसा बच्चा है बेटा। अच्छा, कौन से पार्ले जी का क्या क्या बनता है वहां पे? सिर्फ पार्ले जी और बहुत कुछ है? 2020 मारी पार्ले जी। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये लॉजिस्टिक की बात हो रही है क्या? कैसे गुड्स पहुंचते हैं पूना में? कुछ अंदाजा है? ट्रक, टेम्पो, क्या होता है? ट्रक से। ट्रक से है, और ट्रक से पूना में आता है। काय को लगती है ट्रक से? बहुत सारा प्रोडक्शन रहता है। तो क्यों लॉजिस्टिक की जरूरत ही नहीं? नहीं पता। उधर ही घर जो करना है, मेरे को दिमाग मत खराब कर। नहीं पता मुझे। एक्चुअली शी इज नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस। सिर्फ उनको ही पता है कि पार्ले जी है। ये काम कौन देखता है, आप या कोई और? पापा, अंकल एंड सब। हाँ, तुम ज्ञान मत दो। चिंटी एसएम पढ़ एसएम, अब वो पढ़ चुकी है, अब वो धंधे को आगे लेके जाएगी। अच्छा, एक बात पूछेंगे आपसे। जैसे यहां पे लिखा था, यहां पे आपने हाउ मेनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस आर देयर, ये पॉइंट लॉजिस्टिक मैनेजर को जरूरी क्या नहीं? मतलब पार्ले जी इंडिया लेवल पे जो मैनेज कर रहा होगा, उसको ये तो बता दीजिए कि बनता कहां कहां पे। जैसे इनके यहां पे बनता है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड। आपने देखा इनके यहां पे 3 प्रोडक्ट बनते हैं 2020। मारी पार्ले जी। मारी पार्ले जी, मारी पार्ले जी, ठीक है, तो ये भी बनता है इसके पास। और व्हाट मोड्स, क्या आपके यहां पे जब गुड्स आते हैं यहां से पुणे तक आते हैं, तो ट्रक से आपने बोला, तो क्या हमेशा ट्रक ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? डिपेंड करेगा। एक्सपोर्ट भी होते हैं। क्या पार्ले जी एक्सपोर्ट होता है? दुबई में। दुबई में? सातारा से दुबई? हाँ। देखो, रुको ना, अच्छी बातें करते क्या है। तो ये बोल रही कि दुबई में तक इनके गुड्स जाते हैं, तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन मोड ट्रक तो नहीं होगा ना दुबई जाने के लिए? दुबई तक ट्रक जाती है? नो नो। मतलब कुछ और तरीका होगा ना, एक तो मे बी शिप होगा या फिर एयरलाइन होगा। रुको ना, एक बार पूछेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पार्ले जी जैसा जो प्रोडक्ट है, आपको पता नहीं, जो लॉजिस्टिक मैनेजर उसको समझना जरूरी है, ये डेलिकेट है या रफ एंड टफ है। अगर डेलिकेट अगर होगा तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी डिफरेंट, उसका पैकिंग विल बी डिफरेंट। और अगर मान लीजिए वो रफ एंड टफ आइटम होगा, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जो लोहे का बना होगा, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस टू इट। तो वो डिपेंड कर, अभी कोई स्टील मैन्युफैक्चर है तो कैसे भी ट्रक में डालो कुछ नहीं होगा, वो ट्रक खराब होगी उसको कुछ नहीं होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट पार्ले जी, वो सब बिस्किट का चूरा मिलेगा। तो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप लॉजिस्टिक इसका हायर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। और व्हाट इज द मेथड ऑफ डिप्लॉइंग इन्वेंट्री इन द लॉजिस्टिक। डिप्लॉइंग इन्वेंट्री, एक सवाल पूछूं, आज भी क्या मैन्युअली उस कार्टन को डाल के उसमें वो ट्रक भरते हैं या फिर अभी कुछ मशीन से? ऑटोमेटिक है। पक्का? आप कभी गई हो फैक्ट्री में? हाँ, हर बहुत बार गई हो? रुकना, वो वही पूछा है। मेथड ऑफ डिप्लॉइंग इन्वेंट्री इन द लॉजिस्टिक नेटवर्क, समझता है क्या व्हाट शी सेड? अरे तो बहुत जरूरी है वो माल को चढ़ाना और माल को निकालना बहुत चैलेंज है। आपको ये लोग मिलते नहीं है। वो एक तो क्या, जो लोग धंधे में उनको पता होगा, ये बहुत फालतू काम है। एक तो किससे दिमाग लगाना है? उन लोगों से जिनको कुछ अक्ल नहीं है। वो आपका रेट बोलेगा, तो इसलिए आजकल लोगों ने क्या किया, ये समझ लिया है कि यार ये नहीं होना ना, तो लेट्स मेक इट ऑटोमेटेड। तो पर ये लॉजिस्टिक मैनेजर के दिमाग में होना चाहिए क्या, यहां से ऑटोमेटेड भर जाएगा या फिर एक कुली से लगा के मैन्युअली इसको एक अपलोड करवा जाएगा। ये सब समझना किसकी जरूरत है? क्योंकि वो उसके, अगर मान लो इसका ऑटोमेटेड होगा और एक ट्रक को मान लो 10 मिनट में ऑटोमेशन हो जाएगा, और वही काम मैन्युअली करेंगे तो 2 घंटे में जाएगा। तो अब लॉजिस्टिक मैनेजर को ये क्यों पता होना चाहिए 2 घंटे लगेंगे 10 मिनट? अगर 2 घंटे लगने वाले होंगे तो 2 घंटे पहले भेजेगा ना वो ट्रक को। तो ये उसके दिमाग में होना चाहिए सब चीजें। और लास्ट में क्या लिखा देखो, शुड आपके ट्रक्स आपके किसी और की? हमारे काफी, और किसी और के रेंट पे। क्यों किसी और के यूज करते हो आप? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन रहता है। बहुत सारा, मतलब इनका यहाँ के जो लॉजिस्टिक मैनेजर होगा उनको ये पता होना चाहिए कि खुद की यूज करना है या बाहर वाले के, खुद के कितने, बाहर वाले कितने। ये सब अगर ये होगा इनके फैक्ट्री में सब कुछ ये जो लिखा है, तब जाके इनका पार्ले जी दुबई में हो चाहे पुणे में हो,
सही समय पे पहुंचेगा, वरना ये पार्ले जी लोग सिर्फ ऐसे दिखते रहेंगे बस, मिलेगा कुछ नहीं। तो बताओ, सारी बातों को देखते हुए बहुत अच्छा लगा चिंटी आप इस शो पे आई, क्योंकि एक रियल हमें मालूम चला कि मैं जिसका एग्जाम्पल हर बैच में लेता हूं, पर आज तक कोई पार्ले जी वाला मिला नहीं था। और मैं हमेशा बोलता था कि लोग भी बोलते ऐसा कैसे होगा पार्ले जी। वो पार्ले जी का मैन्युफैक्चरिंग का जो लेबल होता है, क्या वो बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं? नहीं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो आता है। हाँ, हमारे फैक्ट्री का नाम है जैसे वेणुगोपाल फूड्स। बोला ना सतर है। तो ये वेणुगोपाल फूड्स हर जगह पे इंडिया में वही नहीं आएगा। अगर तुम अभी दिल्ली से पार्ले जी लोगे तो उसमें कोई दिल्ली के नजदीक का आएगा, बराबर ऐसे ही ना। तो इसका मतलब हर एक 52 59 यूनिट्स में उनका एक इंडिविजुअल लॉजिस्टिक तो चाहिए, और इंडिया लेवल पे भी पार्ले जी का लॉजिस्टिक चाहिए, तब जाके पार्ले जी नजदीकी एरिया में सप्लाई हो गए, वरना लोग पार्ले जी मांगते रहेंगे। तुम मत सुनो बेटा, वो हानिकारक है बहुत। ठीक है जो सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो करने, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो ठीक है, मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। एक बार बता देंगे, एक लॉजिस्टिक मैनेजर को कौन सी बातें सोचने की जरूरत है? नंबर 1, खुद का ट्रांसपोर्ट यूज करना है क्या बाहर वाले? नंबर 2, कहां से माल बनता है, कहां पे पहुंचाना है, वो डेलिकेट है या नहीं है, डिलीवरी करने का मैनुअल सिस्टम है या ऑटोमेटेड सिस्टम है, और बताओ ना, इंश्योरेंस करना है या नहीं करना है, कौन से फैक्ट्री में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कहां पे कौन सा माल लगता है। अब ऐसा ना, कुछ जगह पे पार्ले जी का लोग मोना को खाते ही नहीं, अब कुछ जगह पे मोना को भी चाहिए, पार्ले जी भी चाहिए। तो उस हिसाब से लॉजिस्टिक मैनेजर को डिसाइड करना है, ये ट्रक में जो माल भेज रहा हूं मैं, अभी पुणे के 100 डीलर है, तो कोई पार्ले जी मांग रहा है, कोई किस्मी मांग रहा है, कोई मोना को मांग रहा है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि इस गाड़ी में कंपोजिट कैसा लोड करना है। इट विल नॉट बी ओनली पार्ले जी। उसको ये पता होना चाहिए, ये जो है ना, मार्केट यार्ड का जो एरिया है, उस मार्केट यार्ड में इतने टाइप की दुकानें, इनको ये चाहिए, तो उसको पूरा क्लैरिटी चाहिए। वरना क्या होगा मालूम क्या, मार्केट यार्ड में एक ट्रक जाएंगी सिर्फ पार्ले जी लेके, वो आधी खाली गई, दूसरी ट्रक जाएंगे वो मोने को लेके जाएंगे। तो इसको इतना अक्ल चाहिए, जब एक ही जगह पे जा रहा है नहीं, तो एक ही डाल में एक ही जगह पे दो ट्रांसपोर्ट लेके, मतलब ये लॉजिस्टिक वाला इसने बोला राइट कॉस्ट भी करता है। वरना टाइम पे पहुंचेंगे, आधी ट्रक खाली जा रही, क्या टाइम पे पहुंच रहा हॉले, हाँ ना, खत्म हो गया। लॉजिस्टिक इज ओवर गाइस, ओके। और अगला सवाल, द लास्ट स्ट्रेटेजी विच आई वांट टू टीच, इसका नाम है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक स्ट्रेटेजी में आपको होमवर्क दे रहा, प्रोडक्शन, कुछ तो होमवर्क करेंगे आप। अब मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, और आपको सभी को मालूम है भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। एक बात पूछ ही लेता हूं, ऐसी कोई कंपनी का नाम बताओ जो रिसर्च में बहुत पैसा लगाती है। आपके सामने बहुत सारी कंपनी के नाम देख रहे हैं, ये वो टॉप 10 लोग हैं पूरे वर्ल्ड के जो आपके सामने दिखेंगे। देखिए सबसे ज्यादा स्पेंड कौन करता है R&D में, कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। देखो 13.5 बिलियन इन्होंने R&D में डाला है। सैमसंग नंबर 2 पे 13.4, और जरा देखना रेवेन्यू की, मतलब जितना रेवेन्यू आता है उसका 6% वो सिर्फ क्या करते हैं। मतलब आज सैमसंग इतने सारे नए प्रोडक्ट ऐसे ही लॉन्च नहीं करता, वो दूसरे चाइना फोन जैसा नहीं कि कोई कॉपी पेस्ट करता है, वो अपना खुद का R&D करता है, खुद नया टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और उसको लाता है। तीसरे नंबर पे कौन है, कौन है? इंटेल, ये वो जो प्रोसेसर बनाता है, अपने रेवेन्यू का 20% डालता है। मतलब लोगों ने 100 रुपए कमाए नहीं, 100 रुपए का सेल हुआ, 20 रुपए R&D में डालते हैं। मतलब सोचो कितना बड़ा खर्चा आपका R&D से है। बताओ विंडो, इसमें विंडो भी आएगा नीचे, एक बार देख लो। माइक्रोसॉफ्ट, वही विंडो, माइक्रोसॉफ्ट आ गया। अपने रेवेन्यू का 13.4%, 10.4 बिलियन पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रोश, पता नहीं कौन है,
टोयोटा, जॉनसन एंड जॉनसन, जितना कमाते हैं। आपने ये कब समझा होगा जब आप जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट, बच्चों के लिए प्रोडक्ट लेने जाओगे ना, आपको लगेगा कि क्या क्या सोच सोच के बना दिया उन्होंने। बच्चों की दुनिया में जो जो चीजें जरूरी है, हर चीज का रिसर्च बनाया लाया, रिसर्च बनाया लाया। रिसर्च करना मतलब जब तक रिसर्च ही नहीं होगा नया प्रोडक्ट आएगा ही नहीं, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में सुधारना नहीं होगी। ये आईफोन 6 है, 6 है, ये 6 है, पर पहले 4 था, पहले 5 था। R&D हो इसलिए आया, मतलब R&D से पुराने वाला नया हो सकता है, या फिर कंप्लीट नया भी आ सकता है। R&D दो चीजों के लिए होंगे ना, एक तो होंडा सिटी अच्छी बनेगी पहले से R&D करके, या फिर होंडा सिटी छोड़ के ब्लेज लेकर आऊंगा, मैं अमेज लेकर आऊंगा, अमेज। तो मतलब ये समझने वाली बात है, कोई भी इंसान R&D करके दो काम कर सकता है। एक, नई प्रोडक्ट ला सकता है, जैसे लेज ने नया फॉर्मूला लाया, आपने कभी वो प्रोडक्ट में देखा होगा, आप फॉर्मूला भेजिए, अगर आपका फॉर्मूला सेलेक्ट हुआ आपको इतना इनाम मिलेगा। लेज फॉर्मूला ऐसा बनाता भी और लोगों से भी मंगवाता। लेज का जो सेल ऐसे नहीं बढ़ा यार, उसने बहुत रिसर्च किया लोगों के टेस्ट के ऊपर। ये जितने भी लोग हैं ना जो वो फूड बनाते हैं, कौन सा फूड बोलते हैं इसको, इंस्टेंट फूड, महिलाओं को पता होगा यहाँ पे, इंस्टेंट फूड आजकल बहुत चलने लगा है। आप तुम ट्रैवलिंग में इसके अलावा कुछ यूज ही नहीं करते, कोई बनाने का चक्कर ही नहीं, उसमें गर्म पानी डालो सब्जी बन गई। कौन करेगा किधर किधर जाके। अभी इंडिया के बाहर घूमने जाएंगे आप तो क्या ये सब सामान लेके जाओगे? सपोज आपको बाहर के रेस्टोरेंट पसंद है, आपको नॉनवेज खाना नहीं है, यू गेट प्रॉपर इंस्टेंट फूड रेडी टू कुक, जाके चलो। और वो रेडी टू कुक ऐसे नहीं बनता भाई, वो इतना रिसर्च किया होता ना तब जाके बनता है। वो मेरी पहचान में प्रवीण मसाले वाले, वो मेरे पहचान में है, तो वो कहते उन्होंने वो बोल रहे इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। अभी उन्होंने कुछ पिज्जा के ऊपर बनाया कुछ और बनाया था, तो हम लोग को इनवाइट किया था कि तुम आओ और तुम भी टेस्ट करो, मतलब एक तो पार्टी भी हो जाएगी और लोगों को नया डिश सर्व करते हो। तो क्या होगा, फिर सबका फीडबैक भी ले लेंगे, गेट टुगेदर भी हो गया, और सबको पूछेंगे भाई कैसा लगा आपको, अच्छा लगा क्या? फिर कुछ लोग अपना ओपिनियन देंगे, और 10 वैरायटी के लोग चाहिए, तो तब जाके माल बनता है ना। वो ऐसे थोड़ी ना लेज अगर ऐसे थोड़ी ना टेस्टी फूड आ गया। मतलब ये सोचो कितनी चीजें लोग करते हैं तब जाके मार्केट में वो चीज अवेलेबल होती है, वरना दुकान पे जब जाते तो इतना अपन कौन सोचते हैं भाई क्या है, कौन सा तरह इंस्टेंट फूड। और एक सुहाना, आपने सुना होगा सुहाना, वो प्रवीण सुहाना का दोनों का ओनर एक ही है, चोरडिया बोलते हैं उनको। और कौन सा क्या महिला है कुछ, एवरेस्ट MDR, अरे वो अंकल आता बूढ़ा अंकल, MDH गए, मर गया, मर गया ऐसा मत तो आता ना, अभी भी है वो। क्या चाहिए मुझे इतना ही बोलना, मैगी ठीक है बेटा, मुझे इतना बोलना है, चाहे ऐसी फास्ट फूड वाली कंपनी हो, जब तक रिसर्च नहीं करते तब तक कुछ नहीं बनता। ऐसे ही रिसर्च चलता है सिप्ला और रैनबैक्स जैसी कंपनी में। रिसर्च ही नहीं करेंगे तो क्या खाक दवाई खिलाओगे आप। एक रिसर्च है, वन ऑफ माय ब्रदर इज वर्किंग विद डॉक्टर रेड्डी, एक कंपनी है मेडिसिन का बहुत बड़ा। अरे वो बोलता है हमको खुद को पता नहीं हम लोग क्या बना रहे। मतलब तू क्या बोल रहा है, पिछले 5 साल से मेडिसिन बना रहे, अभी भी बना ही रहे, क्या बन के बाहर निकलेगा मालूम नहीं। ऑब्वियसली रिसर्च ऐसी होती है, रिसर्च में पता ही नहीं होता एग्जैक्टली, मतलब कभी हो सकता है जो 5 साल में नहीं हुई 2 दिन में बन के क्लिक हो जाएगी। कॉम्बीफ्लैम दवाई है, क्रोसिन दवाई है, कितने सालों से चला है। सोचो रिसर्च डेवलपमेंट क्या होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट का फर्क समझता है। रिसर्च होता है, रिसर्च में लोगों को पसंद आया तो डेवलप, नहीं तो कभी भी रिसर्च तक ही सीमित होता है। रिसर्च को डेवलप कब करते हैं, जब रिसर्च अच्छा होता है, वरना लोग डेवलप क्यों करेंगे उसको। हर रिसर्च डेवलप नहीं होगा, रिसर्च करेंगे जब अच्छी चीज बन के बाहर आएगी, कॉम्बीफ्लैम जैसी, क्रोसिन जैसे, तो डेवलप इतना करेंगे मास में बिकेगा। सोचो दवाई जो थी वो 5 पैसे में भी नहीं बनती, आज कॉम्बीफ्लैम बिकती 2 रुपए में। अब सोचो इतना मार्जिन किधर है, ये इट इज ओनली बिकॉज आपका ये R&D जो कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये पूरा R&D का तो पैसा है। R&D नहीं होगा तो कोई नई कार लॉन्च नहीं होगी, R&D नहीं होगा तो कोई नया मोबाइल नहीं आएगा, R&D नहीं होगा तो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा जो खाने वाला है। हर कोई चीज जो मार्केट में आपको ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट पेनिट्रेशन, ये दोनों भी बगैर R&D का हो ही नहीं सकता। हाउ कैन यू डेवलप अ प्रोडक्ट विदाउट R&D? हाउ कैन यू पेनिट्रेट योर मार्केट? थोड़ा प्रोडक्ट में चेंज लिया, 200 सीसी की पल्सर है, 220 का सिर्फ 20 नंबर डालने से थोड़ी ना हो गया। यू नीड टू अपग्रेड योर मशीन है, कम ऑन, देयर इज लॉट ऑफ R&D इज गोइंग ऑन हैपनिंग। तो कोई भी इंसान जो R&D वाला होगा, आप एप्पल का देखते हो कितना नया नया टाइप का उसका डिजाइन आता है, तो इट मींस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द पिक्चर, तब जाके होता है। तो R&D इतना अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता
तो अब बताओ, ये कंपनी वाले इतना पैसा खर्च नहीं करते। गूगल आया देखो 9 नंबर पे। चलो ठीक है, आपसे मैं एक सवाल पूछूं, R&D नहीं होता तो कंपटीशन में एज मिलता क्या? क्यों? R&D ही नहीं है तो लोग कैसे करेंगे? मतलब नया प्रोडक्ट आएंगे ही नहीं, आपको कभी एज मिलेगा? चलो छोड़ो, सैमसंग ने नए मोबाइल फोन लाना बंद कर दिया, होंडा ने नई कार लाना बंद कर दी, मारुति ने नोकिया, तो सैमसंग बन जाएगा नोकिया? आज सैमसंग की हवा क्यों है? हर एक 2-4 महीने में एक कुछ नया हैंडसेट लेके रहेगा वो, फिर उसकी बहुत एडवर्टाइज। तो हवा अपनी बरकरार रखने के लिए नया नया लाना पड़ेगा। अब बताओ, विंडो का मैं एक पूछता हूं, विंडो अभी कौन सा चल रहा है? अब क्यों विंडो 12, विंडो 15 क्यों आएगा? लोग 10 से भी खुश है, पर सोचो 10 का वो पैसा ले चुका है, जब तक 2-4 नए फीचर लाएंगा नहीं तब तक मार्केट कैसे लूट पाएंगा? अब ऑलरेडी तुमने 10 का पैसा दिया, बोले लेना 10, अब ऑलरेडी है और ले, क्यों लेगा? अब वो विंडो 12 निकालेगा, विंडो 15 निकालेगा, बोलेंगे ये 4 नए फीचर लेकर आया। फिर ये आदमी बोलेगा अच्छा वो भी दे दो, फिर मैं विंडो 10 को डिलीट मारता हूं, विंडो 15 लेके आता हूं। दिस हाउ दे आर मेंटिंग मनी। वरना विंडो 95 भी था, विंडो 2000 आया था, 98 आया था, 2003 आया था, XP था, पहले 7 था, और तब जाके अब 7 वर्जन तो हमने देखे है 95 से। इतना कर कैसे आ गया? आज बिल गेट्स ऐसा ही दुनिया का नंबर 1 नहीं, इट्स ओनली बिकॉज द R&D नहीं तो नया प्रोडक्ट नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं तो लोगों से पैसा वसूलोगे कैसे? आज एप्पल फोन नया फोन लाता है, लोगों को ग्रैंड मस्ती वाले लोग i6 लेंगे, उसको 7 आया ना, वो 6 को बेचेंगे, 7 को लेंगे, खुजली वाले लोग बहुत है ना। पर अगर मान लो R&D नहीं है तो नया फोन आएगा नहीं, नया फोन आएगा नहीं, एप्पल का धंधा कैसे चलेगा? तो एप्पल को अगर अपना इनफ्लो बरकरार रखना है तो दे नीड टू मैन्युफैक्चर हार्ड। गॉट इट? क्या R&D? आपके सामने दूसरी स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूं, ये फार्मा सिप्ला, ये सिप्ला का R&D देखिए, हर एक का अपना R&D होता है यार। सिप्ला तो बहुत बड़ा नाम है इसमें, किसमें भाई? इज अ फोकस टुवर्ड्स द डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आया क्या? एंड एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट एप्लीकेशन। हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट वर्क ऑन ऑल द फेसेट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। मतलब इनका धंधा तो बिल्कुल 100% R&D पे डिपेंडेंट है। वरना दवाई में नया क्या आएगा रे? दवाई है। आज आपको कफ हुआ है तो उसके 10 दवाई ऑलरेडी मार्केट में है, आपके दवाई में कुछ तो नया चाहिए तब जाके लोग लेंगे, वरना जो मार्केट में चल रहा है, डी कोल्ड चल रहा है तो वो कोल्ड चल रहा है तो ये कोल्ड, सब कितने सारे कोल्ड है, आर कोल्ड, डी कोल्ड, अपना आ रहा है एस कोल्ड। तो कोल्ड लगाने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो कोल्ड चलेगा कब? जब नया कुछ कोल्ड में कुछ तो एक नया कुछ चाहिए ना, वरना डॉक्टर कैसे आपको रिकमेंड करेंगे? देखो, इन हाउस R&D फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ, देखो अब R&D जब करते हैं उसमें 2 सवाल होते हैं, इन हाउस करना है कि आउटसोर्स करना है, साइंटिस्ट से करवाना है, नॉर्मल लोगों से करना है, यूनिवर्सिटी वालों से कराना है या प्राइवेट वालों से कराना है। बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं, तब जाके R&D होता है। समझ आया? आगे क्या लिखा है? डेवलपिंग न्यू ड्रग फॉर्मुलेशंस फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यूअर ड्रग सब्सटेंसेस, इंप्रूविंग प्रोसेसेस फॉर एग्जिस्टिंग API। ये सब जो लिखा है उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी लिखी है, पर मुझे इसके ऊपर चर्चा नहीं करना, मुझे बताना कि ऐसा करते हैं लोग, मतलब अपना जो चालू है कॉन्सेप्ट उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनती है। क्लियर है? आ जाओ, अब पढ़ा दूं मैं आपको? हो गया। अब तुम कितना ऑनलाइन छेड़ते हो लड़कियों को यार, थोड़ा डर के तो छेड़ा करो, ऑनलाइन डायरेक्ट छेड़ो, पर थोड़ा सा प्यार से दो, अभी थोड़ा सा रिस्पेक्ट देके। आप आएंगे यहां पे, R&D पॉलिसीज कैन एनहांस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एफर्ट्स टू। अब देखो, एक R&D मैनेजर कौन से स्ट्रेटेजी बना सकता है? प्रोडक्ट को नया बनाना है या प्रोसेस को? प्रोडक्ट नया बनाना मतलब क्या? एक नया प्रोडक्ट पूरा ब्रीजा नाम का नया लॉन्च करे, या पहले वाले प्रोडक्ट की जो प्रोसेसेस है, जो मैनुअल थी, उसको अच्छा करे। तो प्रोडक्ट ऐसे। नंबर 2, बेसिक करना है, बेसिक, या अप्लाइड मतलब बहुत भारी करना है। अपने को लीडर बनना है एप्पल जैसा, या चाइना फोन जैसा फॉलोअर वाला R&D। देखो, फॉलोअर को भी R&D करना पड़ेगा। चाइना फोन का देखो, चाइना भले ही छपरी है पर उसका भी तो R&D है, कॉपी करने को भी दिमाग चाहिए भाई। डेवलप रोबोटिक्स एंड मैनुअल टाइप, ये क्या लिखा? डेवलप मतलब क्या?
रिसर्च जो करवाना है कंप्यूटर द्वारा करवाना है या मैनुअल, ये सारे फैसले कौन ले रहा है? इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जोन का मैनेजर ले रहा है। अगला सवाल, हाई स्पेंड करना है, एवरेज स्पेंड करना है या लो अमाउंट स्पेंड करना? समझा कि इसका मतलब क्या है? ज्यादा स्पेंड करना है या कम करना है? वैसे परफॉर्मेंस मतलब ये जो अभी आपने बहुत सारे कंपनीज का जो देखा, इतना स्पेंड किया उतना स्पेंड किया, ये कौन डिसाइड करता होगा? R&D का मैनेजर। विद इन द फर्म करना है या R&D आउटसाइड करना है? कभी कभी होता है ना, अपने अभी देखो सिप्ला ने क्या बोला था, हम इन हाउस करते हैं, पर कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हमको हमारे साइंटिस्ट नहीं चाहिए, हम बाहर वाले से लेंगे। आगे यूनिवर्सिटी के रिसर्चर लेना है, यूनिवर्सिटी मतलब क्या, गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट सेक्टर के लेना है, तो ये सारे फैसले कौन ले रहा है भाई? 4-5 बातें बताओ। नंबर 1, इन हाउस करना है, आउटसोर्स, बेसिक करना है, अपना लीडर बनना है, फॉलो, इन हाउस करना है, और प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना है या प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना, प्राइवेट चाहिए या यूनिवर्सिटी, ये सारे फैसले कौन डिसाइड करेगा? अरे कितना पैसा लगाना है। इसी के साथ में ये जो 6.4 पर भी आ जाइए, क्या लिखा है यहां पे पढ़ेंगे हम लोग। देयर आर एटलीस्ट 3 मेजर R&D अप्रोचेस होते हैं। R&D को करने वाले 3 लोग होते हैं, 3 टाइप के लोग होते हैं। एक इज टू बी द फर्स्ट फर्म टू मार्केट न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। आप ऐसे हो, आपने ही पहली बार शुरू किया, मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल एप्पल, लिख दो एप्पल, किसी को कॉपी नहीं, शुरू आपने ही किया। दूसरे वाले कौन से लोग हैं? सेकेंड R&D अप्रोच इज टू बी इनोवेटिव इमिटेटर, कॉपी करने वाला, इनोवेटिव इमिटेटर। सुनना मैं जो बोल रहा हूं, सैमसंग ने पूरा गैलेक्सी सीरीज ये एप्पल से इंस्पायर होकर बनाया हुआ है, तो लिख दो सैमसंग। और तीसरा पॉइंट आप बोलेंगे ये कौन सा है? स्ट्रैटेजी इज टू बी द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बाय मास प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट सिमिलर बट लेस एक्सपेंसिव। आप ब्लैकबेरी बनाओ, चेरी बनाएंगे, दिखता वैसी है पर बहुत सस्ता मिलेगा। क्यों? अरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाओ, वो बोलते थे ये ओरिजिनल है, चाइना है, वो डुप्लीकेट नहीं बोलते, बोलते चाइना है। सोचो ना, कितना नाम ही बता, ये ओरिजिनल है, चाइना है, मतलब सोच रहे डुप्लीकेट वर्ड ही बंद हुआ जब से चाइना है। ये ओरिजिनल माल है, ये चाइनीज माल है, ऐसा बोलते दुकान में। और वो क्या बोलेगा, ये चाइनीज है, इसका मतलब क्या, वो दिखता वैसी। अगर आपने फिलिप्स से सोनी अगर लिया तो वही चीज 4000 की मिलेंगी, तो इसकी 1200 में 1000 में मिलेंगे। वो बोलता चलता वैसे ही है, गारंटी नहीं पूछना। अभी देखो यहां यो है, यही घर पे चलता नहीं चलता हमको बोलने का नहीं। वो क्या है, मास में प्रोड्यूस करते हैं ना, इतना बल्क में बनाते हैं कि आपने वो तो हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा, तो उनका बहुत कॉस्ट कम होगा, तो ऑब्वियसली उनको। पर ये सैमसंग और उनमें फर्क है, सैमसंग तो कॉपी करता है थोड़ा सा इज्जत में, रीजनेबल कॉपी करता। ये लोग एकदम वैसा के वैसा कॉपी बनाएंगे और इतना सस्ता कर देंगे। एक बार तो ऐसा हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के विंडो का नेक्स्ट डे पे लॉन्चिंग था, तो उसके लिए बिल गेट्स ने दुनिया के लोगों को बुलाए नेक्स्ट डे पे, तो पहले दिन रात को ही चाइना में उसका लॉन्चिंग हो गया। सोचने वाली बात है, कितना बुरा लगा होगा। मतलब मेरी मूवी मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूं, चालू दूसरे थिएटर में चालू हो गई, मतलब कल उसका रिलीज का डेट है, और चाइना में लोग पहले से मूवी वाले देखना हो गया है, देख लिया हमने। तो सोचो ये एग्जाम्पल है सबसे बड़ा चाइना का, मतलब तुम्हारे दिमाग के आगे हो, तुम बनाओ कॉपी कर भी लेते हैं ऐसा। तो उसके लिए ना, इसलिए कहा मास प्रोड्यूस करते हैं, और वो बड़े हावले टाइप के लोग हैं, सस्ते में बेचते हैं। 3 टाइप के लोग हैं। हम ही शुरुआत करेंगे, नंबर 1। दूसरे शुरुआत तो नहीं कर सकते, पर हम लोग कॉपी करेंगे, रीजनेबल कॉपी करेंगे, बहुत ही गिरेंगे नहीं। और तीसरे लोग है गिरेंगे, मतलब वो जो जिसने ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाया होगा उसको भी ये हो जाएगा, अच्छे इतना सस्ता कैसे बना दिया भाई, बिकॉज दे प्रोड्यूस इन मास, उनका कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो जाता। और एक्चुअल में आप मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाने के बाद में आपको बहुत अच्छे समझेगा। पॉइंट नंबर 3, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसी के साथ में हमारा R&D भी खत्म हो। तो दोस्तों आज हमने R&D खत्म किया, हमने फाइनेंस खत्म कर लिया, काफी कुछ खत्म किया। एक बार बोल के बताएंगे क्या क्या खत्म किया हमने। अब मुझे पढ़ाने का बहुत कुछ नहीं है, आपको पढ़ाने का ही नहीं, मतलब
आप बताएंगे क्या क्या हुआ है? ये सब हो गया क्या हमारा? HR, R&D, SCM, लॉजिस्टिक एंड फाइनेंस, प्रोडक्शन आपको मैंने होमवर्क दिया है, वो आप करेंगे। ज्यादा बड़ा भी नहीं, थोड़ा सा सबसे छोटा प्रोडक्शन ही है। सबसे बड़ा है मार्केटिंग। एक क्वेश्चन इस पे श्योर शॉट आने ही वाला, समझा क्या? ये मतलब ये कर लेना, एक क्वेश्चन तो आपका, देखो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक यहां से आएगा और एक बाकी इसमें से आएगा। आप बोलो क्या करना है? सर आप छोड़ दो, हम जाते घर पे। मैं भी ऐसा बोलना पर 1 मिनट के लिए आप ये बताओ मुझे, मार्केटिंग और ये सब स्ट्रैटेजी के बारे में एक एक बार मैं पूछ लेता हूं। 7P तो आप बोल ही सकते 2 मिनट में। प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, ओके। कोक के बहुत सारे वैरायटीज हैं, प्रोडक्ट, हर एरिया वाइज कॉस्ट अलग है, हर एरिया वाइज प्राइस अलग है, बोला था प्राइस। कोक 200 कंट्री में बिकता है। और अब एक बात है उसमें कि एक प्रमोशन वाला पॉइंट है, उसके 4 बच्चे पैदा हुए, पाप को सेल करो। अब अगर मान लीजिए किसी ने कॉल किया पर्सनली, कपिल शर्मा का शो है, पब्लिसिटी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपको 1 पे 2 फ्री देंगे, सेल्स प्रमोशन, होर्डिंग्स लगाएंगे, टीवी पे जाएंगे, ये एडवर्टीजमेंट हो गया नहीं? अब एक्सपेंडेड मिक्स 3 टाइप के हैं। एयर होस्टेस किसी भी एयरलाइन की, आपने एयरटेल का स्टूडियो देखा होगा, एयरटेल का रिचार्ज बहुत अच्छे से होता है, सबवे, और किसी 5 स्टार होटल का, मरीना बे सैंड का एम्बियंस, फिजिकल एविडेंस, और कहीं कहीं पे एम्प्लॉइज को बहुत ट्रेन और बहुत सारे लोग होते हैं, ये पीपल, समझ गए? और अब इसके बाजू में जो क्वेश्चन है वो भी आपको आता ही है। बताएंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे फोकस किया, अरे बोलो ना, कॉन्सेंट्रेटेड। आपने फोकट में सर्विस दी, होम डिलीवरी, सर्विस मार्केटिंग। अगर मैं आपसे पूछूं सोशल मार्केटिंग क्या होता है? नो स्मोकिंग और उसके नीचे अपना नाम होता है। ऑगमेंटेड का मतलब क्या हुआ? एडिशनल, जैसे मूवी ऑन डिमांड, पैसे लेंगे पर। डायरेक्ट मार्केटिंग, फोन कॉल करेंगे। रिलेशनशिप होता ना, लॉयल्टी कार्ड्स। सर्विस मार्केटिंग, होम डिलीवरी, पैसा नहीं लेंगे। पर्सन मार्केटिंग, मोदी जी। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, लोगों का रवैया, दिमाग चेंज होगा, दिमाग। आईटीसी, मानिकचंद। प्लेस मार्केटिंग, गो गुजरात। डिफरेंशियल मार्केटिंग, हर एक इंसान के हिसाब से उसके लिए प्रोडक्ट बनेंगे। सिंक्रो मार्केटिंग क्या होता है? ये समय के समय पे अलग, शाम के समय पे अलग। कॉन्सेंट्रेटेड, बाबा पतंजलि सिर्फ घी का एडवर्टीजमेंट करेंगे, बिस्किट का करेंगे। डिमार्केटिंग, हाउसफुल, और जानबूझ के लोगों को तड़पाएंगे, एग्जांपल वैशाली, ये होता है। उसके बाद में आज मैंने आपको फाइनेंस पढ़ाया था, और आपने फाइनेंस को बहुत जोरों में किया था। याद करो फाइनेंस किया था क्या आज? फाइनेंस में डेट इक्विटी रिस्की कौन सा है? बिल्कुल सही। फाइनेंस वाले को प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, डिस्बर्समेंट भी। क्या फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन चाहिए? क्या फाइनेंस मैनेजर को बाकी मैनेजर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? सिंपल है। आप बताओ, एक फाइनेंस मैनेजर को नेटवर्क निकालना है 3 तरीके। एक तरीका सिमिलर कंपनी वाला, दूसरा टोटल लाइबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, तीसरी बात जो हमने पैसा कमाया उसका 5 टाइम्स, नेट प्रॉफिट का 5 टाइम्स। याद है सभी? एक फाइनेंस मैनेजर कौन से स्ट्रैटेजी बनाता होगा? कितना लोन लेना है, कहां पे देना है, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, क्रेडिट पॉलिसी क्या करना है, और क्या रे, बोनस देना है कि नहीं, एक्सेट्रा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? फाइनेंस यू मस्ट हैव फाउंड वेरी इजी। अभी हमने लॉजिस्टिक किया, लॉजिस्टिक के लिए पार्ले जी देखा। लॉजिस्टिक से क्या होगा? सही समय पे सही इंसान को सही जगह पे गुड्स मिल जाएंगे। आप बताओ, एक लॉजिस्टिक अच्छा होने की वजह से कस्टमर खुश होगा कि नहीं होगा? टाइम पे मिलेगा या डिले होगा? कंपटीशन में एज मिलेगा? और बताओ, इन्वेंट्री कम होगी या ज्यादा होगी? लॉजिस्टिक बड़ा है, एससीएम बड़ा? एससीएम मतलब होता क्या है? कस्टमर से लेके जितने भी लोग इन्वॉल्व है,
वापस कस्टमर तक जितने भी लोग इन्वॉल्व, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, कोलैबोरेशन हुआ, तो हम लोग कहेंगे वहां पे एससीएम। क्या एससीएम पे सही समय पे सही इंसान को गुड्स मिलेंगे? तो मतलब एससीएम हो चाहे लॉजिस्टिक हो, ऑब्जेक्टिव मुद्दा दोनों का सेम है, पर बड़ा कौन है? तो आपको यह भी समझ में आ गया एससीएम करने के लिए क्या क्या अच्छा होना जरूरी है। ये लिखे 7 पॉइंट्स। एक तो प्रोडक्ट, मतलब आपका प्रोडक्ट आपस में जितने भी लोग हैं उनमें तालमेल होना चाहिए, एक। नंबर 2, अगर मुझे बुक्स टाइम पे पहुंचाना है तो मेरा प्रिंटर ने टाइम पे देना चाहिए। इसके लिए अपन 2 एग्जांपल, एक पीएमडब्ल्यू और एक एसपीसी लिया था। मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी कभी कभी लोगों ने बहुत हाई क्वांटिटी डिमांड की है, क्या बोलो ना, क्या तो उतना आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिजिकल, देखो क्या फायदा, बन तो गई कार पर कोई वेयरहाउस नहीं है, क्या बोलते, कोई लॉजिस्टिक नहीं है। आउटसोर्सिंग क्या, जो हमें नहीं आता लॉजिस्टिक, आउटसोर्स, अगर नहीं आता तो आउटसोर्स करेंगे। मुझे कुछ नहीं आता तो आउटसोर्स करूंगा। कस्टमर सर्विस क्या है, ये बोला था मैंने, रिलेशनशिप, पॉजिटिव फीलिंग्स। अगर मान लो आपका प्रोडक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, अवेलेबल नहीं ना, टाइम पे नहीं आया, पर कम से कम फोन तो उठाएंगे क्या नहीं? परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब क्या, जितने भी हमारे 6-7 लोग हैं सबका परफॉर्मेंस बार बार चेक करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें से कोई खराब तो नहीं, और जो खराब है उसको चेंज कर देंगे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसमें 4 पी है। और पीएम मोदी 4p.com। इधर से आया आवाज। 4p.com 7 चीजें होना चाहिए अगर आपको एससीएम को आगे लेके जाना है। एससीएम करने के लिए चाहिए कि नहीं करने के लिए चाहिए? करना है तो ये 7 पॉइंट चाहिए। एक मतलब 4 पी कौन से उसमें, मतलब सब में तालमेल होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, अपना पी से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे होना चाहिए, और परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होना चाहिए। सी से कस्टमर से वो इंटरेक्शन अच्छे से होना चाहिए, जो हमें नहीं आता आउटसोर्स कर दो, और बाद में मैन्युफैक्चर हमारा जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब एक सवाल मैं पूछूंगा, R&D के बारे में कुछ कंपनीज का नाम बता जिन्होंने बहुत स्पेंड किया हुआ है। ओके, R&D में 2 वजह से स्पेंड करते हैं, एक तो नया प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट। क्या होगा R&D नहीं किया तो? नया प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा, और पुराना वाला इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? और सुनिए, अरे आईफोन की बात करेंगे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की विंडो की बात करेंगे, या कोई सुहाना जैसे कोई प्रोडक्ट की बात करेंगे, इनका नया प्रोडक्ट तभी आएगा जब उनका क्या अच्छा है। तो R&D मैनेजर को क्या क्या सोचना पड़ेगा, इन हाउस करना है या आउटसोर्स, प्राइवेट से करना है, गवर्नमेंट से, फॉलोअर बनना है, लीडर बनना है, बेसिक करना है, अप्लाइड करना, ज्यादा पैसा खर्च करना है या काम करना, ये सारे फैसले कौन लेगा? बस। और कल हमने HR मैनेजर किया था, किसी भी, उसका एग्जाम्पल था गूगल और एयरटेल, आपको दिया था 2 एग्जाम्पल। कोई भी कंपनी को अगर अच्छा करना है, आप एग्जाम्पल लिखेंगे गूगल और एयरटेल, कल आपको वीडियो भी दिखाया था मैंने गूगल का, और R&D के भी एग्जाम्पल लिख दो, फोक्सवैगन, एप्पल, सैमसंग, अपना माइक्रोसॉफ्ट, ये किसके एग्जाम्पल थे? R&D। मैंने आपको लॉजिस्टिक के लिए एग्जाम्पल कौन सा दिया? पार्ले जी। लॉजिस्टिक के लिए एग्जाम्पल लिख दो, पार्ले जी। और सबसे पहले फाइनेंस तो हमारे FM सब्जेक्ट में ही, उसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत है, हम खुद ही फाइनेंस मैनेजर ही है। अब बताओ, कोई भी एम्प्लॉय को अच्छा करने के लिए 4 चीजें चाहिए। एक तो अच्छे से सिलेक्शन करो, फिर उसको ट्रेनिंग दो, उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो, कॉम्पनसेशन दो। 4 बातें बताओ। सिलेक्शन ही अच्छा होना चाहिए, ट्रेनिंग दे दो, बाद में चेक करो कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और अच्छा काम किया तो कॉम्पनसेशन। 4 बातें समझ गए? इज इट ओके? और एक HR मैनेजर कौन से काम करता है, वो आखिरी वाला क्वेश्चन है बस। कौन से काम करता है बताओ? एक HR मैनेजर सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा है? सबको ज्ञान देगा कैसे काम करना है। नंबर दूसरी बात, अपने एम्प्लॉय को ऐसा बना देगा कि वो क्या बनना चाहिए, उनको एक पॉइंट लिखा देगा 6 नंबर पे, उनको कोर कॉम्पिटेंसी बना देगा। और पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कंपटीशन की भावनाएं बनाएगा, बोनस एंड ऑल दैट।
ताकि सब लोग और काम करने के लिए प्रेरित हो। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, जैसे दुनिया बदलेगी वैसे उसने अपने एम्प्लॉय को, जैसे अब जीएसटी है तो जीएसटी की ट्रेनिंग रखना चाहिए। चौथी बात, हमारे एम्प्लॉयज अलग टाइप के हैं, अलग कास्ट के हैं, अलग बोली भाषा है, जेंडर अलग है, स्किल अलग है। क्या करना चाहिए, उसकी औकात देखते हुए उसकी कैपेसिटी वाला काम एलोकेट करना चाहिए। एम्पावरमेंट ऑफ एचआर समझता है, लेट हिम डिसाइड हिज ओन डेस्टिनी। उसको फोर्स मत करो यही कर, उसको खुद फैसला करने दो। और लास्ट में क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स का मतलब समझते हो, अपने एम्प्लॉय को अच्छी आदतें सिखाओ, किससे बात करना है, कैसी बात करना है, ईमेल कैसा ड्राफ्ट करना है, कपड़े कैसे पहनना है, फॉर्मल कब पहनना है, इनफॉर्मल, ये सारी बातें भी उसके काम होता है। ये 7 बातें किसके कौन करेगा, एचआर मैनेजर। बगैर देखिए आप 4 तो बता सकते हो। एक एचआर मैनेजर क्या करेगा, सबको ज्ञान देगा, अपने एम्प्लॉयज में कंपटीशन का माहौल क्रिएट करेगा, उनके अंदर कोर कंपिटेंसी लाएगा, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, सही इंसान को सही काम देगा, उनको लेट देम डिसाइड व्हाट ही एग्जैक्टली वांट्स टू डू, और उनको एथिक्स सिखाएगा। और साथ साथ में जैसे दुनिया बदलेगी, बताओ एम्प्लॉय को अच्छा करने के लिए 4 बातें करना पड़ेगी। अच्छे से सिलेक्शन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, इवैल्यूएट करेंगे, कॉम्पोजिशन देंगे। बताओ ये वाला पॉइंट क्या है, R&D वाला मैनेजर कौन से काम करता है, कौन सा क्या क्या डिसाइड करता है, इन हाउस करेंगे, प्राइवेट करेंगे, रोबोट से करेंगे, पैसा ज्यादा लगाएंगे, लीडर बनेंगे। कोई कंपनीज के नाम बताओ ना जो R&D करती है। डन डन। 3 टाइप के लोग होते हैं इसमें R&D करने वाले। एक तो एप्पल जैसे लोग नंबर 1 पे आते हैं, नंबर 2 जो इमिटेटर होते हैं जैसे सैमसंग जैसे लोग, और तीसरा जो बल्क मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चाहे अब बताएंगे SCM बढ़ा के लॉजिस्टिक बढ़ा, कहां पे पूरा कोऑर्डिनेशन होगा, कहां पे आपको लगता है इट्स ओनली अबाउट लॉजिस्टिक, और कहां पे सबके बारे में होगा। तो एक सवाल मेरा पूछेंगे आपसे, एक SCM अगर है तो SCM में आपने कुछ तो 4p.com बनाया था, तो ये होना जरूरी है। 4p मतलब अपना प्रोक्योरमेंट टाइम पे होना चाहिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे होना चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, और परफॉर्मेंस बार बार इवैल्यूएट करना चाहिए। सी मतलब क्या, कस्टमर से इंटरफेस करो, अपने को नहीं रहा आउटसोर्स करो, और मैन्युफैक्चर आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और साथ में अगर एक सवाल पूछेंगे आपसे तो फाइनेंस के बारे में, नेटवर्थ निकालने के 3 तरीके हैं, एक सिमिलर, एक तो पूरा असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और तीसरी बात 5 टाइम्स। प्रोक्योरमेंट और डिसबर्समेंट दोनों में से कौन सा काम फाइनेंस मैनेजर करता है? फाइनेंस ही अच्छा नहीं होगा तो बाकी कुछ अच्छा होगा क्या? फाइनेंस बर्बाद तो कंपनी बर्बाद। एग्जाम्पल दो, सुभिक्षा। तो जब फाइनेंस पढ़ेगा तो सुभिक्षा का एग्जाम्पल जरूर एग्जाम में लिखना है, जिनकी फाइनेंस स्ट्रेटेजी खराब थी इसलिए कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और एक बात मैं पूछ लेता हूं, बताओ बच्चों, एक फाइनेंस मैनेजर को कौन से फैसले लेना जरूरी है? बोरो कितना करना है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, डिविडेंड कितना देना है, बोनस कितना करना है, और टाइम पे कितना क्रेडिट पीरियड का टाइम होगा। अगर आपको पता है मैंने चैप्टर लास्ट में क्यों रखा, ये चैप्टर बहुत इजी है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही इसमें बहुत झमेला नहीं है, बहुत याद करने वाली चीजें भी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है, सबसे छोटा है और सबसे इजी क्यों लगता है? बिकॉज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मार्केटिंग पूरा मिला के 7P है और टेक्निक्स है, उसके ऊपर तो एक क्वेश्चन आने वाला है, इनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट, फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर? अब बता देंगे अगर मैं आपसे पूछता हूं 7P बताओ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। मैं एम्बियंस की बात करूंगा। देखो आप खुद ही बोल रहे हो, आपके उसमें बहुत वैरायटी की कार्स है, देखो आपके हर कंट्री वाइज रेट अलग है, और आपका वो है, आपका प्रोडक्ट बहुत पूरे कंट्रीज में अवेलेबल है। देखो ना, आप सब कुछ बोल रहे हो। एयरटेल का रिचार्ज करना आसान है, और वो नहीं बोलो ना कि एयर होस्टेस अच्छी लगती है बहुत। ये सब क्या है? उनका मार्केटिंग है। अगर आप उनके वो कोई भी एयरलाइन की बात करेंगे तो वैसा ही है, तो उनका मार्केटिंग, उनका पीपल है। अब 7 आपके वैसे बहुत सारे, मैं आपको 2-3 टेक्निक पूछूंगा। कौन सी टेक्निक? वो जो 10-12 लिखी है ना, कॉन्सेंट्रेटेड, पतंजलि से वही काम करेगा।
मैं आपको और दूसरा पूछता हूं, पर्सन मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, मतलब आपको नाम से समझ रहे हो क्या है? सोशल मार्केटिंग, देखो, सर्विस मार्केटिंग, होम डिलीवरी। चलो इसका जवाब देना तो समझ जाएंगे आपको। रिलेशनशिप मार्केटिंग, लॉयल्टी कार्ड्स, समझ गए? उसमें से एग्जामिनेशन में क्या होता है, वो 10-12 जो पॉइंट है ना, कभी कभी 2-2 मार्क के लिए 2 आ जाएंगे, या फिर वो 7P में से 4P पूछेंगे। 4P अगर आया ना, मार्केटिंग मिक्स का 4P मतलब ये P है और ये एक्सपेंडेड मतलब ये है, तो वो पूछेंगे 7P तो पूरा लिख देना, 4P पूछेंगे तो ये ग्रीन वाले, और अगर एक्सपेंडेड पूछे तो ये वाले बाजू वाले। तो समझ लेना वो पहले 4 का इंपॉर्टेंस ज्यादा है बात की तीनों से। 4P आया तो ग्रीन वाले लिखना, और बाकी तीनों जो एक्सपेंडेड हो जाएगा। समझ गए? अब बताओ, 1-2 सवाल पूछ लेता हूं। यहां भी देखो, खत्म हो रहा है जिंदगी में, आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। कल से हम लोग कहां मिलेंगे? पूरी बैच ही खत्म हो रही है। जितने लोग इस समय एसएम देख रहे हैं, वहां पे जो बच्चे, आई वुड लाइक टू नो योर फीडबैक फॉर एसएम एंड आईटी, तो प्लीज मुझे एसएमएस करना। नंबर बोल रहा हूं, 9860644345। ये मेरा नंबर है, आप सभी के पास तो है ही। 9 तो लिख ले, 9860644345, ये मेरा नंबर है। और आपको मेरी क्लास अच्छी लगती तो 4 लोगों को बोलिए मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ताकि मैं अपने विजन में और आगे जाऊं। आज सभी समझ सकते हो हमने एसएम को जो पढ़ा है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मेरे बारे में नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे अच्छा होगा? हाँ, आपको अगर अच्छा लगा है तो आपने 4 लोगों को बोलना ही चाहिए, और नहीं अच्छा 10 लोगों को बोला है, 5 लोग बोले। अरे तुम 50 लोगों को बोलो, बहुत अच्छी बात है। तो कैसा है, कभी कभी लोगों को पता नहीं ना मैं पढ़ा कैसे रहा हूं, और किसी ने आपको बोला कि ये क्या कर रहा था, सिर्फ याद करवा देंगे, तो उनको बोलना याद नहीं, याद करना तो ये एड ऑन फीचर है। ये पहले क्या पढ़ा रहे हैं यहां, पूरा कॉन्सेप्ट। उसको बोलना अगर सर ने नहीं पढ़ा तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, मुझे फीस दे देना। आप भी बोल देना ऐसा। तो बोलना जितना तू अकेले में नहीं समझ पाएगा और जितना तेरे टीचर ने नहीं समझाया उतना मैं समझा सकता हूं। इतना इट्स अबाउट आईटी और एसएम व्हाटएवर इट इज। तो प्लीज जरूर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप किसी को? अच्छा, बहुत अच्छा है, आप बोलते रहना। जब भी बोलेंगे आपका 1 मार्क बढ़ता जाएगा। मेरी पर बहुत मैंने आपकी बैच के लिए बहुत एफर्ट्स लिए थे, दिलो तमन्ना से मैंने पढ़ाया। आई होप मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं। आर यू हैप्पी विथ एसएम क्लास? एंजॉयड? आई होप इनमें से बहुत सारे लोग बिजनेस में आगे जाएंगे जिंदगी में। मैं आप लोग को बहुत बड़ा सीए तो बनेंगे, बहुत बड़ा इंसान देखना चाहता हूं। एसएम की कसम, आपको एसएम की कसम, बड़ा आदमी बनना, बहुत आगे जाना जिंदगी में। और आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर वर्चुअल वालों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इन केस दे आर नॉट प्लेइंग योर लेक्चर, प्लीज लेट मी नो। आपके बैच का फोटो भी जरूर मुझे भेजना, ताकि मैं आपको फिर से देख सकूं कि मुझसे पढ़ता कौन है। मुझे पता तो होना चाहिए मुझसे पढ़ता कौन है। तो प्लीज सेंड मी अ पिक्चर ऑन व्हाट्सएप, और कीप इन टच। हम लोग फेसबुक से हमेशा कल रहे ना रहे जिंदगी में, यादें साथ में रहेंगी। ये जरूर मुझसे टच में रहना। कल से ये माहौल बंद हो जाएगा। फीलिंग वेरी सैड एज वेल कि कल से आप लोग मुझे दिखोगे नहीं। कल से दुआओं में याद रखना। कभी याद आए तो स्माइली जरूर भेज देना, ठीक है ना? तो कीप ब्लेसिंग गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर ए करियर, या? और मैंने 2-3 चीजें बताना था, वो मुझे आपको बताया था ना कि चैप्टर नंबर, ये जो अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 और 7 जो है, उसका मैंने यूट्यूब पे लेक्चर डाला हुआ है। उसमें 1 घंटे में या 1.5 घंटे मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज किया है। तो मैं चाहूंगा अगर एसएम 6 और 7 कभी रिवाइज करेंगे तो प्लीज फॉलो मी ऑन यूट्यूब और वो लेक्चर देखना। उससे 6-7 आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपने गलती से भी मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए, आपकी जिंदगी बदलेगी। उससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं, पर आपकी जिंदगी बहुत आगे जाएगी। तीसरी बात, आपको मैंने बताया था एग्जामिनेशन के पहले दिन 5:45 बजे ऑडिट पेपर होने के बाद में आप सभी लोग मुझे यहां चाहिए। हम लोग बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। वर्चुअल वालों आपको वहां पे लेक्चर, वो लेक्चर मिस मत करना, चाहे कुछ मिस हो जाए। और साथ साथ में हर 3rd संडे को या सैटरडे को जो भी है वो डिसाइड करके आपका यहां पे आईटी और एसएम का रिवीजन लेक्चर होगा।
तब तक होगा जब तक एग्जामिनेशन है। आप यहां से नहीं हो, आपके रिस्पेक्टिव सेंटर पे जाके आप वो देख सकते हो। वर्चुअल वाले बच्चों अगर उन्होंने नहीं आपके सेंटर ने कोऑपरेट किया तो आप मुझे एसएमएस करना, मैं बजाऊंगा। और आगे बस इतना है। और वर्चुअल वाला आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुका है। व्हेन यू आर टेकिंग ऑनलाइन एडमिशन यू गॉट द आईडी पासवर्ड। उसी आईडी पासवर्ड पे आपको ITSM के लेक्चर दिखेंगे। पुणे वाले बच्चों का ऑनलाइन एडमिशन करवाया नहीं है, मेरे एम्प्लॉयज अभी अपलोड कर रहे हैं। जैसे इनको मिलेगा तो आई हैव टू शेयर दैट आईडी पासवर्ड विथ यू, है ना। तो जैसे उसमें एडमिशन डालते हैं ना तो यू गेट SMS ऑफ योर आईडी पासवर्ड। मतलब ऐसा ऑनलाइन में होता है ना, यू गेट आईडी पासवर्ड, मतलब जब तुम एडमिशन करते हो तो तुम्हारे फोन पे आ जाएगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे SMS करना, फिर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो शेयर करने से प्रॉब्लम क्या होगा? अगर मान लो प्रॉब्लम होगा शेयर करने से, आपका अकाउंट कोई देखेगा, फिर अननेसेसरी वो डेटा कुछ डाल दिया, कुछ किया उसमें, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पर्सनली SMS कर देंगे आपके यूजर आईडी पासवर्ड, है ना। तो यू कैन व्यू द लेक्चर्स। पर वो लेक्चर से फायदा ये होगा आपको 3 महीने के अंदर जितने बार भी रिवाइज करना है, कभी भी कब करना रिवाइज उसको, कभी किसी दिन शाम में आपको लगता है कि आज रिवाइज करना है, नींद आ रही हो तो IT का लेक्चर लगाना, नींद सोने नहीं दूंगा मैं लेक्चर, ठीक है ना। और एक चीज है यूट्यूब पर, वो है फ्लो चार्ट। वो 3 लेक्चर्स है, उसमें आप पूरा और रिवाइज कर सकते हो, राइट। थैंक यू गाइज, टेक केयर। काय का सॉन्ग? नहीं, क्या करके दिखाओ? एक गाना गा रहा हूं मैं आप सभी के लिए। क्या गाना मुझे भी याद, क्या गाया था मैं? इसके पहले कभी गाया था मुझे कुछ गाना? कौन सा गाया था? दूसरा गा रहा हूं। वो एक गाना था, अच्छा मत एक्सपेक्ट करना, इतना अच्छा नहीं गाऊंगा, मेरी आवाज ही खराब है। एक गाना है जो मुझे गाना है, हाँ याद आ गया। नहीं ऐसे नहीं गाऊंगा, आप वो अकेले में सुनना। गा रहा हूं मैं ये गाना, मैं आप सभी को डेडिकेट कर रहा हूं। और हमेशा जहां भी जाओगे आप खुशियां लेकर आना, खुशियां देकर जाना। हम हैं इस पल यहां, जाने हो कल कहां। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे। थोड़ा सा गाओ ना, बहुत आवाज है। रहेगी सदा यहां प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। हमें इस पल यहां, जाने हो कल कहां। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे। बस आवाज नहीं निकल। थैंक यू guys, love you all, I'll miss you all from tomorrow guys, take care, all the best, God bless। जरूर मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे CA फाइनल लॉ में, हम लोग जरूर वापस से मिलेंगे, इसी तरह से वापस पढ़ेंगे, लॉ में मिलेंगे गाइस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।